ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ओरल पैथोलॉजी, ठीक है। ओरल पैथोलॉजी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट आपने जो इसके साथ बुक कवर करनी है वो जस्ट आपने ईशा नोट्स करनी है और कॉफी डेन के एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, और बाकी ये लेक्चर सुनना है। ओके, ओरल पैथोलॉजी में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है या चैप्टर है वो क्या है? डेवलपमेंटल डिस्टरबेंसेस ऑफ ओरल लेजन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ओरल कैविटी में कौन कौन से डेवलपमेंटल डिस्टरबेंसेस होते हैं और दांत में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वजह से, ठीक है। सबसे पहले है डिस्टरबेंसेस इन साइज, ठीक है। सबसे पहले तो हम दांत का साइज की डिस्टरबेंसेस देख लेंगे, ठीक है। अब दांत के साइज में दो तरह की डिस्टरबेंसेस हो सकती हैं। एक हो सकता है मैक्रोडोंशिया और एक हो सकता है माइक्रोडोंशिया, ठीक है। मैक्रोडोंशिया आपको नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है। यानी कि दांत आम साइज से बड़े होंगे तो उसको कहेंगे मैक्रोडोंशिया। और एक होता है माइक्रोडोंशिया। माइक्रोडोंशिया क्या होता है कि दांत आम साइज से छोटे होंगे, ठीक है। तो ये साइज में डिस्टरबेंसेस होती है दो तरह की, माइक्रोडोंशिया एंड मैक्रोडोंशिया। अब मैक्रोडोंशिया की भी फर्दर टाइप्स आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं मैक्रोडोंशिया है क्या। मैक्रोडोंशिया इज अ डेंटल कंडीशन वेयर वन और मोर टीथ आर लार्जर देन नॉर्मल, ठीक है। दांत जो हैं वो नॉर्मल साइज से बड़े हैं मैक्रोडोंशिया में। इट इज अ रेयर एनोमली एंड कैन अफेक्ट बोथ प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। दोनों दांत अफेक्ट हो सकते हैं, प्राइमरी डेंटिशन को भी कर सकता है और परमानेंट को भी कर सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैक्रोडोंशिया क्या क्या होता है? अब मैक्रोडोंशिया की फर्दर तीन टाइप्स, ठीक है। एक है दो टाइप्स कर ले। एक है जनरलाइज्ड, ठीक है, यानी कि सारे दांतों में मैक्रोडोंशिया है, ठीक है, सारे दांत बड़े हैं। एक है लोकलाइज्ड, कोई एक स्पेसिफिक दांत बड़ा है, ठीक है। अब जनरलाइज्ड में फर्दर दो टाइप्स हैं। एक ट्रू जनरलाइज्ड है और एक रिलेटिव जनरलाइज्ड है। ट्रू जनरलाइज में क्या होगा कि दांतों का वाकई में साइज बड़ा है, ठीक है, यानी कि ऑल टीथ आर लार्जर देन नॉर्मल। ये आपकी ज्यादातर तब प्रेजेंट होती है जब पिट्यूटरी गिगैंटिज्म होगी, ठीक है। आपको याद होगा हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था, गिगैंटिज्म का पढ़ा था कि आपका जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होता है तो गिगैंटिज्म हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी का ओवरऑल साइज और हर चीज बड़ी होती है तो उसमें दांत भी बड़े होते हैं, ठीक है। रिलेटिव जनरलाइज अभी इन्होंने क्यों बोला है? रिलेटिव जनरलाइज्ड मीन्स कि दांत बड़े नहीं है, दांत नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट का जॉ बहुत बड़ा है, ठीक, सॉरी, जॉ बहुत छोटा है। तो उस वो जॉ के अंदर हमें दांत बड़े लग, ऐसे लग रहा है कि वो दांत बड़े हैं, लेकिन असल में वो जॉ छोटा है जिसकी वजह से दांत का रिलेटिव साइज बड़ा लग रहा है, वरना दांत नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि साइज में आपका आ जाता है मैक्रोडोंशिया और माइक्रोडोंशिया। अब इनकी फर्दर टाइप्स क्या है? मैक्रो मीन्स लार्ज देन नॉर्मल, ठीक है। उसके अलावा मैक्रोडोंशिया की दो टाइप्स हो गई, जनरलाइज एंड लोकलाइज। जनरलाइज जो है उसमें भी आपकी फर्दर दो टाइप्स हो गई, ट्रू जनरलाइज जिसमें दांत वाकई में बड़े हैं जो कि गिगैंटिज्म में होंगे, और रिलेटिव जनरलाइज जिसमें दांत हमें लग रहे हैं कि बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना याद करने वाली चीजें ये हैं कि किस कंडीशन में मैक्रोडोंशिया होता है, तो वो आपको पता है गिगैंटिज्म, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। बाकी आपको टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज माइक्रोडोंशिया। माइक्रोडोंशिया की अगर बात करें तो माइक्रोडोंशिया क्या है कि दांत छोटे हैं। जैसे मैक्रोडोंशिया में क्या था, दांत बड़े थे, माइक्रो मीन स्मॉल, तो माइक्रोडोंशिया में क्या होगा, दांत स्मॉलर देन नॉर्मल होंगे। इसकी भी उसी तरह से टाइप्स होंगी, जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड में आपका ट्रू जनरलाइज्ड एंड रिलेटिव जनरलाइज्ड, ठीक है। ट्रू जनरलाइज उसी तरह से होगा कि वाकई में दांत छोटे हैं, ठीक है, सारे दांत स्मॉलर देन नॉर्मल है। रेयर है, ऑफन एसोसिएटेड विद जेनेटिक कंडीशन के साथ होता है, ड्वार्फिज्म के साथ होता है, ठीक है। ड्वार्फिज्म आपको याद होगा जिसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिव जनरलाइज माइक्रोडोंशिया में क्या होगा कि जॉ बड़ा है उसकी निस्बत हमें दांत छोटे लगते हैं, ठीक है, यानी कि दांतों में उसकी स्पेसिंग आ रही है क्योंकि जॉ बड़ा है लेकिन दांत का साइज नॉर्मल है, तो वो है रिलेटिव जनरलाइज माइक्रोडोंशिया। और लोकलाइज माइक्रोडोंशिया क्या है? जिसमें एक या कुछ दांत जो हैं वो सिर्फ एक दांत या कुछ दांत अफेक्टेड होंगे, सारे दांत अफेक्टेड नहीं होंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है लोकलाइज माइक्रोडोंशिया की? आपने देखा होगा कुछ पेशेंट जिनमें सेंट्रल इंसाइजर नॉर्मल होते हैं लेकिन लेटरल छोटे छोटे इस तरह से होते हैं, जिनको हम कहते हैं पेग्ड लेटरल्स, ठीक है।
तो वो जो है, ये एग्जाम्पल जो है ये लोकलाइज माइक्रोडोंशिया की है। जब पैग लेटरल छोटे हैं, तो ये सिर्फ लेटरल्स छोटे हैं ना, तो इनको कहेंगे लोकलाइज माइक्रोडोंशिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा दांत है जिसमें लोकलाइज माइक्रोडोंशिया हो सकता है, तो वो है पैग लेटरल। लेटरल इंसाइजर्स जो होते हैं उसमें हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैक्रोडोंशिया एंड माइक्रोडोंशिया। मैक्रो मीन्स लार्ज, दांतों का साइज लार्जर देन नॉर्मल होगा। अब इसमें एक जनरलाइज भी आ जाता है और एक लोकलाइज भी आ जाता है। ठीक है, लोकलाइज में सिर्फ एक दांत होगा और जनरलाइज में सारे दांत होंगे। उसमें भी ट्रू जनरलाइज आ जाते हैं जिसमें सारे दांत हैं, रिलेटिव जनरलाइज आ जाते हैं जिसमें जॉ स्मॉल है तो हमें दांत बड़े लग रहे हैं। इसी तरह माइक्रोडोंशिया भी वाइस वर्सा है। अब हम आगे चलते हैं, डिस्टर्बेंसेस इन नंबर। अभी तक हमने देखा साइज में डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, दांत बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, अब नंबर में डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। नंबर में अब क्या क्या आ जाता है, टोटल एनोडोंशिया। अब किसी भी चीज में आपको पता है ना, ए आ जाए तो इट मीन्स कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनोडोंशिया मीन्स कि कोई दांत ही नहीं है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ ऑल द टीथ। ये बहुत रेयर कंडीशन है कि एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है और उसके मुंह में कोई दांत निकला ही नहीं है बचपन से। ठीक है, और ये किस कंडीशन में हो सकता है, हेरिडिटी एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। ठीक है, ये आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सी कंडीशन में दांत नहीं होंगे, हेरिडिटी एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। हेरिडिटी एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया में दांत भी नहीं होते, स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होते। ठीक है, और हेयर भी नहीं होते। ठीक है, जो जो चीजें एक्टोडर्मल टिश्यू से बन रही है, एक्टोडर्म मीन्स जो आउटर लेयर है दांत की, सॉरी हमारे एम्ब्रियो की, उससे जो चीजें बन रही हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगी हेल्थी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया में। तो एनोडोंशिया में दांत नहीं होते, कोई दांत नहीं। हाइपोडोंशिया, हाइपोडोंशिया में एक दांत नहीं होता या छह तक दांत नहीं होते, यानी कि पेशेंट का एक दांत मिसिंग है, या दो दांत मिसिंग है, या तीन दांत मिसिंग है, या चार दांत मिसिंग है, या पांच या छह, छह तक जो होगा वो हाइपोडोंशिया होगा। ओलिगोडोंशिया में क्या होगा, छह से ज्यादा दांत मिसिंग है, मतलब 7 8 9 10 दांत मिसिंग। ठीक है, तो अब ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत कंफ्यूज करती हैं, हाइपोडोंशिया और ओलिगोडोंशिया। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि हाइपो में एक से लेके छह तक मिसिंग होंगे, ओलिगो में छह से ज्यादा दांत मिसिंग होंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो क्या है, कि एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। वो पूछते हैं कि सबसे ज्यादा मिसिंग टीथ कौन सा हो सकता है मुंह में, तो वो कौन से होते हैं, थर्ड मोलर्स। ठीक है, अक्सर पेशेंट के थर्ड मोलर्स निकलते ही नहीं है। सेकंड पे कौन सा होगा, अगर थर्ड मोलर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स। ठीक है, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड प्रीमोलर्स। ठीक है, ये तीन दांत जो होते हैं ये मिसिंग होते हैं, और ये सीक्वेंस आपने याद करना है। ठीक है, टोटल एनोडोंशिया हमने क्या पढ़ा, कोई दांत नहीं है, और ये किस कंडीशन में है, हेरिडिटरी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। हाइपोडोंशिया में एक से छह तक दांत नहीं है, ओलिगोडोंशिया में छह से ज्यादा दांत नहीं है। और मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटली एब्सेंट टीथ जो है वो कौन कौन से हैं, थर्ड मोलर्स, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स एंड सेकंड प्रीमोलर। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपर न्यूमरी टीथ। अब पहले तो हमने पढ़ा कि कोई दांत नहीं है, एनोडोंशिया, हाइपोडोंशिया और इरिडोडोंशिया। अब एक्स्ट्रा दांत है तो इनको क्या कहेंगे, सुपर न्यूमरी टीथ। ठीक है, और एक्स्ट्रा दांत अगर नॉर्मल दांतों से मिलते जुलते हो तो उनको कहते हैं सप्लीमेंटल टीथ। ठीक है, सप्लीमेंटल टीथ कह सकते हैं, ये सुपर न्यूमरी वैसे इसके लिए जनरल टर्म यूज होता है। Supernumerary teeth are the extra teeth that develop due to disturbances during tooth development. इसमें सबसे कॉमन सुपरन्यूमरी टीथ कौन सा होता है, मीजियोडेंस। ये दो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, इनके दरमियान एक कॉनिकल सा इंसाइजर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं मीजियोडेंस। डिस्टोमोलर आपका क्या है कि थर्ड मोलर है, उसके पीछे जो है एक एक्स्ट्रा दांत प्रेजेंट है, उसको कहेंगे डिस्टोमोलर। और पैरामोलर भी यही है कि मोलर्स के आसपास दांत प्रेजेंट है तो पैरामोलर्स। अब इसमें भी यही पूछते हैं मोस्ट कॉमन सुपरन्यूमरी टीथ कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, मीजियोडेंस। अगर मीजियोडेंस ओपन ऑप्शन में नहीं है फिर आप डिस्टोमोलर। ठीक है, ऑल राइट, हमने आप पढ़ लिया डिस्टर्बेंसेज इन नंबर। उसमें क्या हो सकता है, या तो नंबर कम है जो कि एनोडोंशिया, हाइपोडोंशिया या ओलिगोडोंशिया में होगा, या नंबर ज्यादा है जो सुपर न्यूमरी में होगा। नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंसेज इन एरप्शन। एरप्शन में क्या डिस्टर्बेंसेज हो सकती हैं, या तो अर्ली एरप्शन हो गई है या डिलेड एरप्शन हो गई। ठीक है, अर्ली एरप्शन में आपको बताए क्या होता है कि ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कि बच्चा पैदा हुआ है और उसका दांत है, मुंह में दांत है उसका, ठीक है, तो उसको कहते हैं नेटल।
ठीक है। अब नेटल और नियोनेटल का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये भी पेपर में आ जाता है। नेटल टीथ वो होते हैं जो बच्चा पैदा होते ही उसके मुंह में है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके मुंह में प्रेजेंट है। यूजुअली फीडिंग में ये बहुत डिफिकल्टी करता है तो इसको निकलवा देते होते हैं। जो नियोनेटल टीथ है वो उस वक्त नहीं था पैदा होते वक्त, लेकिन नॉर्मल दांत तो 6 महीने के बाद निकलते हैं ना। तो उस बच्चे का 1 महीने के अंदर अंदर एक दांत निकल आया तो वो क्या होगा, नियोनेटल टीथ। ठीक है, 30 डेज में वो निकलता है नियोनेटल टीथ। ठीक है। डिलेड इरप्शन ऑफ टीथ ओकर्स इन क्रिटिनिज्म। अच्छा, अब मैंने कहा था ये तो अर्ली इरप्शन की एग्जांपल्स हो गई। अर्ली इरप्शन में क्या है, नेटल टीथ आ गया जो कि उसी वक्त होगा, ठीक है। और इसके अलावा नियोनेटल टीथ आ गया जो कि 30 डेज के बाद निकलेगा। अब डिलेड इरप्शन का आपको पता होना चाहिए किस किस कंडीशन में प्रेजेंट होती है। क्रिटिनिज्म में प्रेजेंट होगी। क्रिटिनिज्म आपका क्या होता है, जब हाइपोथायराइडिज्म होती है। तो यू ऑल नोज कि हाइपोथायराइडिज्म जब होती है तो उसमें मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, पेशेंट की ग्रोथ कम हो जाती है, इसी तरह दांत भी लेट निकलते हैं उसमें, ठीक है। और क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया, आगे हम सिंड्रोम्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया में दांत बच्चे के लेट निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यू आता होता है कि डिलेड इरप्शन किस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इम्पेक्टेड टीथ। कुछ दांत हो सकते हैं जो कि इम्पेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा कॉमनली इम्पेक्टेड टीथ कौन से होते हैं, आपके थर्ड मोलर्स, ठीक है, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स। उसके बाद कौन से होते हैं, मैक्सिलरी केनाइज, क्योंकि मैक्सिलरी केनाइज आपने अक्सर देखा है कि ऑर्थो के केसेस में इम्पेक्टेड हो सकते हैं। तो सेकंड पे मैक्सिलरी केनाइज, थर्ड पे मैंडिबुलर, सेकंड मोल प्री मोलर्स। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं ठीक भी कर दूंगी। मैंडिबुलर सेकंड प्री मोलर्स इम्पेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, मोलर्स नहीं, प्री मोलर्स, ठीक है। ये तीन दांत आपके इम्पेक्टेड होते हैं, कौन कौन से, थर्ड मोलर्स, देन मैक्सिलरी केनाइज, और थर्ड पे मैंडिबुलर सेकंड प्री मोलर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सर्जरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, आगे हम जब ओ एम एफ एस पढ़ेंगे तब भी हम ये पढ़ लेंगे। बट अभी आई थॉट कि हम इन्फेक्शंस पढ़ रहे हैं तो मैं ये भी बता देती हूँ कि जब हम दांत निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो मैक्सिला में जो सबसे मुश्किल एक्सट्रैक्शन होती है वो मीजियो एंगुलर इम्पेक्शन होती है, जो मीजिली इम्पेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी आ रही होती है तो वो उसको निकालना मुश्किल होता है। और मैंडिबल में डिस्टो एंगुलर सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इम्पेक्टेड टीथ सबसे कॉमन क्या है, सीक्वेंस याद होना चाहिए, थर्ड मोलर, देन मैक्सिलरी केनाइज, और फिर सेकंड प्रीमोलर्स, और मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर्स। और मीजियो एंगुलर इम्पेक्शंस जो होती हैं वो मैक्सिला में सबसे डिफिकल्ट होती हैं, और डिस्टो एंगुलर जो होती है वो मैंडिबल में सबसे डिफिकल्ट होती है, ठीक है। ओके, एरप्शन सिक्वेस्ट्रम क्या होता है, जब दांत निकल रहा होता है तो उसके ऊपर एक वाइट सी चीज बनती है, लाइक ये देख सकते हैं, बोनी स्पिक्यूल टाइप होता है, वो निकलता है, इसको कहते हैं एरप्शन सिक्वेस्ट्रम। यहाँ से डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एरप्शन सिक्वेस्ट्रम इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेड बोन दैट अपीयर्स ऑन द गम ओवरलाइंग ऑन द एरप्टिक टूथ, ठीक है। तो आपको बस ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि होता क्या है, इसका कोई इशू नहीं होता, जैसे ही दांत निकलता है ये खुद ही खत्म हो जाता है, ठीक है। डायलिसरेशन, डायलिसरेशन आपका क्या होता है, जब दांत बन रहा है उस टाइम पे उसको कोई इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, कोई इंसल्ट हुई है, उसकी वजह से उसकी रूट टिल्ट हो जाए तो उसको कहते हैं डायलिसरेशन। डायलिसरेशन इज अ शार्प बेंड और एबनॉर्मल कर्व इन रूट, ठीक है। तो वो क्या है आपकी डायलिसरेशन, ठीक है। ऑल राइट, टोरोडोंटिज्म, टोरोडोंटिज्म क्या होता है, अब डायग्राम से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि दांत जो है इस तरह का है कि उसकी रूट्स बहुत छोटी हैं, ये देखिए ये रूट्स बिल्कुल छोटी हैं, और जबकि पल्प चैम्बर बहुत बड़ा है, इसको स्क्वायर शेप टीथ भी कहते हैं, ये टोरोडोंटिज्म है। इधर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टोरोडोंटिज्म इज अ डेंटल अनोमली वेयर टूथ बॉडी इज enlarged at the expense of root resulting in the elongated pulp chambers हैं और shortened roots, ठीक है। ऑल राइट, डेंस इनविजिनेटिस, डेंस इनविजिनेटिस नाम से पता चला है, इन का क्या मतलब है, अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब दांत बन रहा है ना तो दांत अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको डेंस इंडेंटी भी कहते हैं और इसको टूथ विद इन अ टूथ भी कहते हैं,
ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डेवलपमेंटल डेंटल एनोमली है जिसमें इनविजिनेशन होती है एनामल ऑर्गन की। आपको याद होगा हमने जब ओरल हिस्टो पढ़ी थी, हमने देखा था पहले बाहर क्या बनता है, एनामल ऑर्गन, जिसमें आउटर और इनर एनामल एपिथेलियम होता है। अंदर की साइड क्या बनता है, डेंटल पैपिला बनता है जिससे पल्प बनता है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो बाहर वाली चीज है ना, एनामल ऑर्गन, ये अंदर चली गई है डेंटल पैपिला में, ठीक है। इसलिए ये ऐसे अपीयरेंस देता है कि टूथ अंदर चला गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं टूथ विद इन अ टूथ, डेंस इन डेंसी डेंटी या डेंस इनविजिनेटिस, ठीक है। ये मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स को अफेक्ट करता है। ये एमसीक्यू बहुत कॉमन है कि डेंस इनविजिनेटिस कौन से दांत में होगा। आपको याद होगा जब मैंने ओरल मैंने टूथ मॉर्फो पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा जो वेरिएशन होती है दांत में वो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में होती है। जैसे पेग लेटरल भी यही होता है, डेंस इनविजिनेटिस में भी यही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जेंस इन्विजिनेटिस क्या है, कि इसमें दांत दांत के अंदर चला जाता है, एनामल ऑर्गन जो है वो रेटिल पैपिला के अंदर चला जाता है, और ये परमानेंट मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स में होता है, ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेमिनेशन, सॉरी डेंस इविजिनेटिस। जैसे इनविजिनेटिस क्या था, दांत अंदर की तरफ चला गया था, इविजिनेटिस में क्या, दांत बाहर की तरफ एक ट्यूबरकल सा बच जाता है। डेंस इविजिनेटिस इज अ रेयर डेंटल एनोमली वेयर एन एक्स्ट्रा कस्प या ट्यूबरकल दांत में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बाहर की तरफ है ना, तो बाहर की तरफ इसमें एक्स्ट्रा एक चीज बन जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एनेमल और डेंटिन भी बाहर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और ये प्री मोलर को अफेक्ट करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो इस चीज में होते हैं, अक्सर पूछ लेते हैं डेंस इविजेनेटिव्स कौन से दांत में इंपॉर्टेंट है, खुश हो जाते हैं कि अच्छा लेटरल इंसाइजर बताया था तो लेटरल इंसाइजर ही है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है कि वो इविजेनेटिव्स का पूछ रहे हैं या इनविजिनेटिस का पूछ रहे हैं, ठीक है। जो इनविजिनेटिस है वो लेटरल इंसाइजर में है, जो इविजिनेटिस है वो प्रीमोलर में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आते होते हैं और ये कंफ्यूज कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इनविजिनेटिस लेटरल इंसाइजर में, इविजिनेटिस प्रीमोलर। ऑल राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेमिनेशन वर्सेस फ्यूजन। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ये चार, जेमिनेशन, फ्यूजन, ट्विनिंग, कॉन्क्रीशन, ये कंफ्यूज करती होती हैं, तो इनके लिए मैंने एक टेबल डाला है। जेमिनेशन, फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है आपका, देखिए नाम से आपको पता चल रहा है फ्यूजन क्या होता है, दो चीजें वो आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, दो दांत बन रहे थे, दो दांतों की टूथ जर्म्स थी, ठीक है। जब वो आपस में आए तो वो आपस में जुड़ गए, तो इसको क्या कहेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन ऑफ सीमेंटम, डेंटिन एंड एनामल। इसका सीमेंटम भी जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है, डेंटिन भी जुड़ा हुआ है और एनामल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दो दांत फ्यूज हो गए हैं, ठीक है, और वो आपको एक बड़ा दांत, मतलब बाहर से फॉर एग्जाम्पल ये रूट तो अंदर होगी ना मुंह के, आपको बाहर से ये एक ही दांत नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि दो दांत आपस में जुड़ गए हैं ना, तो आप जब दांतों को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, 31 हो जाए, क्यों, क्योंकि इसको आप एक काउंट करेंगे ना, इस बड़े दांत, जब आप इसको एक काउंट करेंगे तो बाकी दांतों को मिला के एक दांत कम होगा मुंह में, क्यों, क्योंकि ये एक दांत फ्यूज हुआ है, ठीक है। अब जेमिनेशन में क्या होता है, जेमिनेशन इसका उल्टा है। जेमिनेशन में एक ही दांत है, वो बन रहा था, बनते बनते वो थोड़ा सा नीचे आके सेपरेट हो गया, लेकिन पूरा सेपरेट भी नहीं हुआ, वो आपस में ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इस तरह से समझ लो यूं बन गया, डबल बन गया, ठीक है। तो इसमें सिंगल लार्ज दांत बनता है, ठीक है, लेकिन रूट एक ही है उसकी, ठीक है, इसकी रूट डिफरेंट है। तो इसमें ये जो है ये दो दांतों से बना है, ये एक दांत ही आ रहा है और बस आगे आके वो थोड़ा सा बड़ा सा हो, ठीक है। सिंगल लार्ज शेयर पर्पल केनाल, लेकिन क्राउन में बाइफिट, क्राउन दो बन गए, ठीक है। तो नॉर्मल नंबर ऑफ टीथ है, क्योंकि इसको हम वन काउंट कर रहे हैं ना, तो इसको एक ही काउंट करेंगे, तो ये तो एक ही दांत है ना, बाकी सारे अपनी जगह पे होंगे, तो 32 दांत इसमें प्रेजेंट होंगे आर्च में। ट्विनिंग में क्या होता है, ट्विनिंग में आपकी दो दांत है, सॉरी एक दांत है, और वो दो एक्स्ट्रा, दो डिफरेंट बना रहे, ठीक है। इसमें तो एक ही था और वो एक ही जुड़ा हुआ ही निकला है ना, इसमें दो अलग बना दिए उसने एक ही दांत ने, तो क्या है, दो अलग दांत बन गए, तो समझ लो ये सुपर न्यूमरी एक्स्ट्रा दांत हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि वन एक्स्ट्रा दांत होगा आर्च में, यानी कि 33 दांत हो जाए, ठीक है। कॉन्क्रीसेंस क्या है, कॉन्क्रीसेंस ये होता है कि सीमेंटम के लेवल पे दांत जुड़ा हुआ है, नीचे अलग है, सब कुछ ठीक है, बस ऊपर से ये दांत जुड़े हुए हैं, जब आप एक्सरे करते हो तो देखो कि ये ऊपर से रूट से अटैच है, इसको कहते हैं कंक्लूसिव, ठीक है।
तो आई होप ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगी, हो गई होंगी, ठीक है। जेमिनेशन क्या है आपका? दो, एक दांत था, उसने क्राउन्स दो बना दिए, वो नॉर्मल नंबर ऑफ दांत होंगे मुंह में। फ्यूजन क्या है? दो दांत थे, वो एक बन गया, तो दांत जो होगा वो एक कम हो जाएगा मुंह में। ट्विनिंग में क्या हुआ कि एक दांत था, उसने दो बना दिए, तो एक्स्ट्रा दांत हो जाएगा मुंह में। कॉन्फिशंस में क्या है? सीमेंटम के लेवल पे अटैचमेंट हो। यहाँ से भी देख लेते हैं जेमिनेशन। देखें आप इस डायग्राम में अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एक क्राउन आपको नजर आ रहा है जो कि बड़ा है, ठीक है, और ये बीच में से नॉच सी बनी है। अब हम इसको दो नहीं काउंट करेंगे, हम इसको एक काउंट करेंगे, तो ये है जेमिनेशन, ठीक है। नॉर्मल अगर दांतों का नंबर है, ठीक है, इसमें सिंगल टूथ की बर्थ थी और नॉर्मल नंबर था दांतों का, ठीक है, और इरेगुलर शेप है। इसमें दांत यूं है और नंबर अगर एक लेस है तो क्या हुआ? ये फ्यूजन है, ठीक है। नीचे से भी आप देखोगे तो इनकी रूट्स ज्वाइंट होंगी, फ्यूजन, ठीक है। और ओके, नेक्स्ट इज एनामल हाइपोप्लेजिया। अब हम एनामल के डिस्टरबेंसेस पढ़ें, ठीक है। एनामल हाइपोप्लेजिया क्या है? आपको नाम से पता चल रहा है। हाइपो, हाइपो मीन्स लेस, प्लेजिया मीन्स प्लास्टिक, ठीक है। तो आपके एनामल की क्वांटिटी अगर कम है, ठीक है, एनामल फॉर एग्जांपल बना, ठीक है, और ये एनामल था आपका नॉर्मल, ठीक है, इसमें सिर्फ आप आधा कर दो, बट उसकी थिकनेस ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कम है, तो वो एनामल हाइपोप्लेजिया होता है, ठीक है। अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन एनामल दैट रिजल्ट्स इन अ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ एनामल। एनामल थोड़ा बन, लोकलाइज भी हो सकता है, किसी एक दांत में भी हो सकते हैं, जनरलाइज भी हो सकते हैं, सारे दांतों में भी हो सकता है, ठीक है। एनामल फॉर्मेशन कैन बी डिस्टर्बेड बाय वेरियस सिस्टमिक लोकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। जो एनामल फॉर्मेशन है वो किस वजह से मसले हो सकते हैं? लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, सिस्टमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से हो सकता है, या जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम इसके देखें तो इसमें एनामल हाइपोप्लेजिया में जो कलर है एनामल का वो वाइट भी हो सकता है, अगर माइल्ड हाइपोप्लेजिया होगा, थोड़ा सा होगा तो एनामल का कलर वाइट ही रहेगा। अगर मॉडरेट होगा तो येलो कलर हो जाएगा, और अगर बहुत स्वेयर होगा तो ब्राउन पैचेस भी बन सकते हैं, ठीक है। टेक्सचर इसमें क्या है कि रफ होगा एनामल और पिटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि छोटे 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 पिट्स बन जाएंगे। और थिकनेस क्या है इसमें? थिन होगा एनामल। अभी हमने पढ़ा ना कि इसमें आपकी एनामल की क्वांटिटी कम होती है, तो एनामल थिन थिन होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या हो सकती है? फोकल हो सकती है, फ्रॉम लोकल ट्रॉमा हो सकता है, और जनरलाइज हो सकती है सिस्टमिक इलनेस, जो भी मैंने बता दिया कि ये किसी लोकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है और जनरलाइज फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ये आपकी एनामल हाइपोप्लेजिया, ठीक है। ये देखिए पिट्स बने हुए हैं इसमें, ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनामल हाइपोप्लेजिया क्या है। इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट आया है, उसमें जनरली लेस थिन एनामल है और पिटेड सरफेस है, तो वो क्या होगा? तो वो आपका क्या होगा? एनामल हाइपोप्लेजिया, ठीक है। नेक्स्ट है जी अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है? ये जेनेटिक कंडीशन है दैट रिजल्ट्स इन द डिफेक्टिव एनामल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें भी आपकी एनामल की डिफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन इसमें मसला एनामल की सिर्फ क्वांटिटी का नहीं होता, क्वालिटी का भी हो सकता है। इसकी ना तीन टाइप्स होती हैं, हाइपोप्लास्टिक, हाइपोमेचुरेशन एंड हाइपोकैल्सिफाइड, जो हम आगे पढ़ेंगे। हाइपोप्लास्टिक में वही होगा, हाइपोप्लेजिया ही होगा, ठीक है, क्वांटिटी में मसला होगा। लेकिन हाइपोमेचुरेशन में आपकी क्वालिटी का मसला होगा, या फिर दोनों का मसला भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने उसकी एटियोलॉजी पढ़ी थी कि लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, और सिस्टमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। एनिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा मोस्टली जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ही होता है। जीन्स की म्यूटेशंस होती हैं, जो कि क्या है, AMELX, एनएम, और ये जो सारी जीन्स है ना, इनकी म्यूटेशन हो सकती है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जीन्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंस इनहेरिटेंस में भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, और एक्स लिंक भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स है ना, मैंने आपको बताया, हाइपोप्लास्टिक, हाइपोकैल्सिफाइड, हाइपोमेचुरेशन, तो डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट वजह से हो सकती है, ठीक है। ओके, अभी अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की हम टाइप्स पढ़ेंगे। तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले है हाइपोप्लास्टिक, हाइपोकैल्सिफाइड, हाइपोमेचुरेशन, और मिक्स्ड है हाइपोमेचुरेशन और हाइपोप्लास्टिक, ठीक है।
हाइपोप्लास्टिक क्या होगा? अभी हाइपोप्लेजिया हमने पढ़ा है ना, उसमें हमने क्या कहा था, सिर्फ एनामल की थिकनेस कम हो, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज हो, एनामल की हार्डनेस नॉर्मल है लेकिन थिकनेस कम हो रही है, यानी कि पतला हो रहा है ना, ठीक है। डिफेक्ट इन एनामल क्वांटिटी, थिकनेस कम हो रही है, ठीक है, थिन एनामल होता है ठीक है। इसमें भी पिट्स बनते हैं एनामल के ऊपर, जैसे वहां पर हमने देखे थे छोटे छोटे डॉट्स बने, ठीक है। ग्रूव्स बनते हैं या येलो कलर होता है एनामल का। अच्छा, अब इसका इसमें क्या होता है कि एनामल की रेडियो डेंसिटी ज्यादा होगी डेंटिन से, क्यों? क्योंकि एनामल की हार्डनेस तो नॉर्मल है, तो एनामल जैसे हमें एक्सरे में रेडियो ओपेक नजर आता है ना नॉर्मली, तो इसमें भी रेडियो ओपेक ही नजर आएगा, क्योंकि उसकी हार्डनेस नॉर्मल है, ठीक है। वो डेंटिन से ज्यादा रेडियो ओपेक नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज हाइपोकैल्सिफाइड। हाइपोकैल्सिफाइड में क्या है, एनामल की कैल्सिफिकेशन कम है। कैल्सिफिकेशन कम होने का मतलब क्या है कि ये वो है, हार्डनेस इसकी कम है, हार्ड कम है। कैल्शियम क्या करता है, हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को स्ट्रांग करता है ना, तो उससे याद रखें कि कैल्शियम जब कम होगा तो हार्डनेस कम हो, ठीक है। ये एनामल की मिनरलाइजेशन कम होगी। थिकनेस उसकी नॉर्मल है, फॉर एग्जाम्पल एनामल ने इतना बड़ा होना था तो वो इतना ही बड़ा है, ठीक है, लेकिन सॉफ्ट है, क्यों? क्योंकि हार्ड नहीं है ना, सॉफ्ट है, ठीक है। और इजीली चिप ऑफ हो जाता है, जब ऐसे पेशेंट में आप प्रोब भी लगाएंगे ना दांत पे तो वो चिप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें रेडियो डेंसिटी एनामल की कम होगी डेंटिन से, क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल नहीं है ना, उसमें कैल्शियम नहीं है, तो ओपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोमेचुरेशन। इसमें क्या है, एनामल की हार्डनेस नॉर्मल है, बना वो ठीक है, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाया प्रॉपर, ठीक है, वो सॉफ्ट रह गया। जब मतलब उसको बनाया कुदरत ने ठीक था, एक प्रॉपर साइज में बनाया था, थिन नहीं था, मगर वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाया तो वो भी सॉफ्ट रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी एनामल सॉफ्ट है, मोटेल्ड है, ठीक है, और मे अपीयर ओपेक और डिस्कलर्ड, ठीक है। डिफेक्ट इन एनामल की मैच्योरेशन में डिफेक्ट होती है उसमें, और हार्डनेस इसमें भी नॉर्मल है, हार्डनेस इसमें नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज हाइपोमेचुरेशन और हाइपोप्लास्टिक। ये मिक्स टाइप है, ठीक है, इसमें दोनों के फीचर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि हाइपोप्लास्टिक में भी हार्डनेस थिकनेस कम है, और हाइपोप्लेजिया एनामल में भी थिकनेस कम है। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि एनामल है, थिन है, तो क्या होगा पेशेंट, ठीक है। अगर तो उसमें आपको फैक्टर उन्होंने दिया होगा कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से पेशेंट का, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ रहे हैं कि उनके सारे दांत अफेक्टेड हैं, प्राइमरी डेंटिशन में भी अफेक्टेड थे, परमानेंट में भी अफेक्टेड हैं, तो आप कर सकते हैं अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा हाइपोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट की हिस्ट्री इस तरह की है कि उसको कोई ट्रॉमा हुआ था, या विटामिन की कमी हुई थी, उसके बाद उसका दांत जाके एक बाद में जो है वो परमानेंट दांत जो है वो उसका एक दांत जो है वो खराब हो गया और थिन हो गया है, तो उसमें आप एनामल हाइपोप्लेसिया करेंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियोज आते होते हैं, सिनेरियोज को डिस्टिंग्विश करना आप पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब भी आपका हाइपोकैल्सिफाइड का आएगा तो भी आपको ये बताया होगा कि जनरलाइज्ड है, जेनेटिक की वजह से है, थिन थिन एनामल है, तो वो आप कर सकते हो कि हाइपोकैल्सिफाइड है, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, ठीक है। आगे हम इसके फीचर्स भी देखेंगे अमीलोजेनेसिस के, ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स अमीलोजेनेसिस के क्या हैं, डिस्कलरेशन होगी दांत की, येलो ब्राउन या ओपेक, ठीक है, ये हर किसी में डिस्कलरेशन तो होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी चिपिंग होगी एनामल की, ठीक है, जो कि हमने कहा था हाइपोकैल्सिफाइड टाइप में चिपिंग होती है एनामल की, इवन आप प्रोब भी लगाओगे तो चिपिंग हो जाएगी, ठीक है। टूथ की सेंसिटिविटी होगी इसमें, जाहिर है एनामल लॉस हो जाएगा तो डेंटिन करीब आ जाएगा दांत की, तो सेंसिटिविटी होगी। पुअर एस्थेटिक्स होंगे अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में, दिखने में भी बुरे लगेंगे, येलो दांत होंगे और डिफरेंट कलर्स के। ओपन कंटेक्ट्स हो जाएंगे, जाहिर है एनामल की थिकनेस अगर कम है तो उसके कंटेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। माल ऑक्लूजन और डिलेड इरप्शन होगी, ठीक है, और स्मॉल दांत होंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी क्या हो सकती है, सबसे पहले तो सेंसिटिविटी को हम ठीक करेंगे। पेशेंट की कंप्लेन होती है कि मुझे ठंडा गर्म सारे दांतों में दिखता है, तो आप उसको फ्लोराइड थेरेपी देंगे, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट दे देंगे, ठीक है। फिर फंक्शन और एस्थेटिक में उसको इशू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे कॉम्पोजिट रिस्टोरेशन दे सकते हैं, या स्टेनलेस स्टील क्राउन लगा सकते हैं बच्चों में, और बड़ों में क्राउन्स विनियर्स ये ऑप्शन दे सकते हैं। फर्दर डैमेज ना हो उसके लिए नाइट गार्ड्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और स्वेयर केसेस में पूरे फुल माउथ रिहैब वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है।
सब टाइप्स अगर अमीलोजेनेसिस की देखें तो सबसे पहले हाइपोप्लास्टिक है। हाइपोप्लास्टिक में क्या है कि आपकी एनामल मैट्रिक्स प्रोडक्शन इसमें प्रॉपर नहीं हो रही, जो हमने बताया था इसमें थिकनेस कम है, हार्डनेस ठीक है, थिकनेस कम है। अब आप इस डायग्राम में भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये देखिए दांत कितने छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इसमें दांत की थिकनेस कम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, माल ओक्लूजन होगी, छोटे छोटे दांत होंगे, डिके होंगे दांतों में, ओपेक वाइट पैचेस होंगे और सरफेस एट्रीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोमेचुरेशन। हाइपोमेचुरेशन में देखिए दांत बड़े हैं, थिकनेस नॉर्मल है, लेकिन ये सॉफ्ट दांत होते हैं, ठीक है। इसमें एनामल की मेचुरेशन सही नहीं हुई, ठीक है। और ये पिगमेंटेड होंगे, देखिए आप देख सकते हैं येलो पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं, हाइपोमेच्योर हैं, ठीक है, सॉफ्ट हैं। मोटेल्ड अपीयरेंस इनमें होगी और रेडियोपेसिटी। अच्छा, अब मोटेल्ड लफ्ज से ना आपने ये कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि सीपीएसपी में मोटेल्ड लफ्ज जब भी आता है तो उसका डायग्नोसिस होता है फ्लोरोस, आंख बंद करके फ्लोरोसिस, ठीक है। तो आपने अब जब आप ईशा नोट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपने फ्लोरोसिस का एक सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ है कि मोटेल एनामल है तो वो फ्लोरोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोकैल्सिफिकेशन। हाइपोकैल्सिफिकेशन में क्या है कि कैल्सिफाइड प्रोडक्शन इनपरफेक्शन है कैल्सिफाइड प्रोसेस ऑफ एनामल में, कॉजिंग इट टू नॉट हार्डन कंप्लीटली। इसमें भी आपकी कैल्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही, इसमें भी हमने कहा था सॉफ्ट एनामल है, ठीक है। और रफ ओपेक और थिनर एनामल है, ठीक है, और इजीली चिप्ड ऑफ है, आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी कंबाइंड हो सकते हैं हाइपोमेचुरेशन एंड हाइपोकैल्सिफाइड, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अच्छा, क्वेश्चन ना इनके इस तरह से भी आते होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अमीलोजेनेसिस, इसलिए आपको सारे इनके फीचर्स पता होने चाहिए अमीलोजेनेसिस के, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डेंटिन के मसले, ठीक है, डेंटिनोजेनेसिस। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा डेंटिन का डिफेक्ट है, जिसमें डेंटिन इम्प्रॉपरली फॉर्म्ड है, ठीक है। इसमें ट्रांसलूसेंट और डिस्कलर्ड दांत होते हैं आपके, और ये इजीली चिप्ड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। उसमें नीचे से पल्प को अगर हम देखेंगे तो पल्प ऑब्लिटरेटेड होंगी, कैल्सिफाइड होंगी, ठीक है। इसकी etiology क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में होता है, ठीक है। और डीएसएसपी जीन है, डेंटिन सियालो फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है, उसकी वजह से होता है। ये आइसोलेटेड भी हो सकता है, यानी एक दांत में भी हो सकता है, और ओवरऑल भी अफेक्टेड हो सकता है। आगे हम अभी टाइप्स देखेंगे डेंटिनोजेनेसिस, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, डेंटिन का डिफेक्ट है, इसमें भी कलर चेंज आता है, इसमें पल्प की ऑब्लिटरेशन होती है, डीएसएस पे जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। अब इसकी तीन टाइप्स हैं। टाइप वन जो होता है ना, वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। यानी कि आपका टाइप वन जो है, पेशेंट जो आएगा उसको दांतों का भी मसला होगा, साथ बोन्स का भी इशू होगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा इसको टाइप वन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। और इसका मेन फीचर क्या है, ब्लू शलेरा, ठीक है। तो ये आपको अगर कोई सिनेरियो दिया होगा तो उसमें दिया होगा कि एक पेशेंट आया है, बोन पेन है, उसके दांत भी खराब हैं, ठीक है, और साथ में उसका ब्लू स्लेरा है, ब्रिटल बोन्स हैं और शॉर्ट रूट्स हैं, पल्प ऑब्लिटरेशन है, तो उसको क्या है, टाइप वन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। टाइप टू में बोन्स का मसला नहीं होता, सिर्फ डेंटिन का मसला होता है, ठीक है। तो इसमें आपके दांत होंगे वो एम्बर होंगे, ट्रांसलूसेंट होंगे, पल्प ऑब्लिटरेशन होगी और क्राउन्स बल्बस होंगे। फॉर एग्जांपल ये है ना दांत, इसकी नॉर्मल पल्प कैसे होती है, हमें ऐसे नजर आती है, ठीक है। अगर पल्प ऑब्लिटरेशन होगी तो हमें यहाँ कोई पल्प नजर ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। टाइप थ्री जो होता है ना, इसको ब्रेडी वाइन भी कहते हैं, इसका सेकेंड नेम है ब्रेडी वाइन, ठीक है। ब्रेडी वाइन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें शेल टीथ होते हैं, इसका दांत जो है ना उसका शेप ही डिफरेंट, ऐसे शेल शेप दांत होते हैं, ठीक है। जिनमें पल्प चैम्बर, जैसे टोडोडोंटिज्म में नहीं था, पल्प चैम्बर्स बड़े थे और पल्प एक्सपोजर मल्टीपल होते हैं और रूट्स छोटी होती हैं, ठीक है। तो ये ब्रेडी वाइन टीथ होते हैं। तो तीन टाइप्स हो गई। टाइप वन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ होंगे, इसमें ब्लू शलेरा होगा। टाइप टू आइसोलेटेड डेंटिनल डिफेक्ट होता है, जिसमें एम्बर और ट्रांसलूसेंट टीथ होते हैं, पल्प ऑब्लिटरेशन होती है। और टाइप थ्री जो है वो शेल टीथ या ब्रेडीवाइन टीथ होता है, जहां भी लफ्ज आएगा ना शेल टीथ या ब्रेडीवाइन टीथ का तो आपको पता होना चाहिए ये टाइप थ्री डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या है कि दांत की डिस्कलरेशन होगी, ब्राउन ग्रे या ओपेलेसेंट दांत होते हैं, बल्बस क्राउन्स होंगे, सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन होगी। इसके अलावा अर्ली वेयर और फ्रैक्चर ऑफ एनामल ड्यू टू पुअर सपोर्ट फ्रॉम डेंटिन, ठीक है। डेंटिन की सपोर्ट बहुत कम होती है ना, डेंटिन खराब है नीचे से, तो एनामल की वेयर ऑफ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है उसके पास नीचे, ठीक है। लॉस ऑफ वर्टिकल डायमेंशन, क्योंकि ज़ाहिर वेयर हो जाएगा तो वर्टिकल डायमेंशन पेशेंट की लॉस हो जाएगी।
अफेक्ट बोथ प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ, ठीक है, और टीथ में लुक ट्रांसलूसेंट और ग्लॉसी। अब ये अमीरोजेनेसिस इम्परफेक्ट है और डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, हेरिडिटरी है ना, जेनेटिक है, तो ये दोनों दांतों को अफेक्ट करेगा, प्राइमरी को भी, परमानेंट। ठीक है। रेडियोग्राफिक फीचर्स इसमें क्या होंगे, जो भी हमने बताया, बल्बस क्राउन्स है, क्राउन्स बड़े बड़े होंगे और रूट्स बिल्कुल छोटी होंगी, पल्प ऑब्लिटरेशन होगी, और टाइप 3 में ब्रेडी वाइन टीथ होगी। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस के क्या हो सकते हैं कि दांत आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड होके घिसना शुरू हो जाएंगे क्योंकि डेंटिन की सपोर्ट नहीं है, एनामल फ्रैक्चर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, टूथ सेंसिटिविटी होगी, और अर्ली टूथ लॉस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, इसकी क्या कर सकते हैं, अगर तो बच्चा हमारे पास आया डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ तो उसको एसएस क्राउन दे सकते हैं। अगर बहुत सीवियर केसेस हैं तो आप फुल कवरेज क्राउन से ओवरलेस दे सकते हैं, या दांत को निकाल के आप वो दे सकते हैं, डेंचर्स वगैरह दे सकते हैं, या विनियर्स दे सकते हैं, ये सारी इनकी ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि दांत का देखिए अंदर से डेंटिन का शेड आ रहा है अजीब सा। ठीक है। उसके अलावा एनामल की वेयर ऑफ हो गई है और डेंटिन विजिबल हो गई है, अंदर से देख रहे हैं पल्प बिल्कुल विजिबल ही नहीं है, पल्प बिल्कुल ऑब्लिटरेटेड है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंट में भी आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज डेंटिन डिस्प्लेसिया। डेंटिन डिस्प्लेसिया क्या है, ये जेनेटिक डिफेक्ट है, करेक्टराइज्ड होता है बाय एबनॉर्मल डेंटिन फॉर्मेशन, इसमें भी डेंटिन का इशू होता है। ठीक है। रिजल्टिंग इन नॉर्मल लुकिंग क्राउन्स, क्राउन्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें रूट सही नहीं बनती, डेंटिन डिस्प्लेसिया में रूट सही ना बनने की वजह से दांत जो है वो अर्ली लॉस हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं इसकी एक डायग्राम आपको पहले दिखा देती हूँ इसकी डेंटिन डिस्प्लेसिया की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्राउन्स ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर से दांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे से अगर आप देखें तो ये देखें दांत इनकी रूट्स ही नहीं है, नीचे से रूट नहीं है, इसकी रूट नहीं है, इसकी रूट नहीं है, रूट्स नहीं होती, इसकी वजह से ये अर्ली फॉल ऑफ हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका डेंटिन डिस्प्लेसिया का केस। टाइप ऑफ डेंटिन डिस्प्लेसिया क्या है, टाइप 1 रेडिकुलर डेंटिन डिस्प्लेसिया। ठीक है। जिसमें आपकी रूट डेंटिन जो है वो अफेक्टेड होती है, इसमें क्राउन्स नॉर्मल होते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया कि क्राउन्स ऊपर से नॉर्मल, लेकिन रूट्स जो है वो शॉर्ट हैं या है ही नहीं। ठीक है। पल्प चैम्बर जिसमें है ही नहीं, ऑब्लिटरेटेड है। ठीक है। पेरी एपिकल रेडियोल्यूसेंसिस इसमें हो सकती है, सिस्ट वगैरह हो सकती है इनके साथ। ठीक है। टूथ जो है वो अक्सर गिर जाते हैं मोबाइल के। जो टाइप 2 है उसमें कोरोनली ज्यादा इफेक्ट आता है, उसमें क्या होता है कि एम्बर और ट्रांसलूसेंट कलर है। ठीक है। नॉर्मल अपीयरेंस होती है दांतों की, बस पल्प चैम्बर इनलार्ज होते हैं, जिसको थिस्टल ट्यूब अपीयरेंस भी कहते हैं, जैसे हमने टॉरडोंटिज्म में देखा था ना कि पल्प चैम्बर बहुत बड़े हैं, इसमें भी इसी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स के क्या है, क्राउन नॉर्मल होते हैं, लेकिन दांत जो हैं उनकी रूट्स एबनॉर्मल होती हैं, जिसकी वजह से वो अर्ली एक्सफोलिएट हो जाते हैं। ठीक है। रेडियोग्राफिक फीचर्स इसके क्या होते हैं, टाइप 1 में तो वही है ना, शॉर्ट रूट्स जो अभी मैंने दिखाया है। ठीक है। ऑब्लिटरेटेड पल्प चैम्बर और रूटलेस टीथ होते हैं। ठीक है। टाइप 2 में बल्बस क्राउन्स होंगे, रूट्स बहुत थिन होंगी। ठीक है। पल्प चैम्बर्स लार्ज होंगे और इसमें भी आपकी पल्प ऑब्लिटरेशन हो। ठीक है। मैनेजमेंट इसकी क्या क्या करते हैं, प्री मेच्योर टूथ लॉस हो जाता है तो उसके लिए आप डेंचर्स दे सकते हैं पेशेंट को, या इम्प्लांट सपोर्टिव प्रोस्थेसिस दे सकते हैं। पेरिएपिकल इन्फेक्शन होती हैं तो उसमें एंडोडोंटिक थेरेपी कर सकते हैं। एस्थेटिक इश्यूज में आप क्राउन्स और विनियर्स दे सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह सिंड्रोम्स कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिस्ट भी साथ ही कवर कर लें, ताकि ये हमारा 3-4 लेक्चर्स में कवर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कोशिश करनी है कि हम सारा ओरल पैथो बाकी का जितना भी है वो खत्म कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिंड्रोम्स। ठीक है। कल हमने डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस की थी जिसमें अमीलोजेनेसिस, डेंटिनोजेनेसिस, डेंटिन डिस्प्लेसिया। ठीक है। आज हम सिंड्रोम्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिंड्रोम्स के फीचर्स अक्सर पूछ लेते हैं या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये चीजें हैं तो बताएं क्या होगा। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहला सिंड्रोम हमारे पास मोस्ट कॉमन डाउन सिंड्रोम है। आप में से अक्सर को इसका पता ही होगा कि डाउन सिंड्रोम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। और ये किस वजह से होता है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, ट्राइसोमी 21, यानी कि जो 21st क्रोमोसोम होता है ना,
वैसे नॉर्मली क्या होता है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि ट्रिपलेट्स हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। ट्राइसोमी 21 होती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं पेशेंट में, ठीक है, उसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी दोबारा से वही है, नॉन डिस्जंक्शन होती है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं उन्होंने सेपरेट होना होता है ना ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होते, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसको कहते हैं ट्राइसोमी 21, ठीक है। ये आगे हम जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि मियोसिस किस तरह से होती है, और मियोसिस में नॉन डिस्जंक्शन क्या होता है। मियोसिस बेसिकली फॉर एग्जांपल दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो आपस में मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं। मियोसिस में वो आपस में सेपरेट नहीं हो पाते, डॉटर क्रोमोसोम्स नहीं बना सकते, तो ट्राइसोमी 21 होती है, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये बेसिक पैथोलॉजी का भी क्वेश्चन है जो कि आता होता है कि डाउन सिंड्रोम का आपको पता होना चाहिए कि क्या रीजन है। तो ट्राइसोमी 21 इसका मेजर रीजन है, और लेस कॉमनली ये ट्रांसलोकेशन की वजह से भी होता है, क्रोमोसोम का छोटा सा पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो गया, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। ओके, जनरल फीचर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस सिनेरियो में पूछ लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसको ये फीचर्स हैं, तो बताएं उसको क्या होगा, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फ्लैट फेशियल प्रोफाइल। अब जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होगा ना, उसका बिल्कुल गोल सा मुंह होता है और बिल्कुल फ्लैट सा मुंह होता है, ठीक है। परफिब्रल फीचर्स उसके अप स्लांटिंग होते हैं, जो उसकी आईज होती है ना वो बिल्कुल छोटी छोटी स्लांटिंग सी आईज होती हैं, ठीक है। आप गूगल पे पिक्चर निकाल के भी देखिएगा डाउन सिंड्रोम के पेशेंट की, तो आपको ऐसे ही नजर आएगा कि उसका पफी सा गोल सा फेस होता है, फ्लैट सा, और उसकी जो आईज होती हैं वो बिल्कुल अप स्लांटिंग होती हैं। एपिथेलियल फोल्ड्स, एपिथेलिक फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, आईज में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके छोटे कान होते हैं, स्मॉल ईयर्स होते हैं। उसके अलावा हाइपोटोनिया होती है, ठीक है, सही से वो मसल्स उसके सही से होल्ड नहीं कर सकते चीजों को, हाइपोटोनिया होती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो लोग जाहिर है इंटेलेक्ट नहीं कर सकते और लोगों से। शॉर्ट स्टेचर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स भी होते हैं इन लोगों में अक्सर, और ल्यूकीमिया और थायराइड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है। अब एक और फीचर जो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, कि इनके जो हैंड होता है ना, उसमें एक इस तरह लंबी सी लाइन होती है जिसको कहते हैं सीमियन क्रीज, ठीक है। आगे ये पिक्चर में मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। सीमियन क्रीज होती है, और इनकी आंखों में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा डाउन सिंड्रोम क्यों हो रहा है, ये आपकी ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम जो होता है वो नॉन डिस्टिंक्शन होती है उसकी, इस वजह से होता है। सेकेंड पे फिर हमने देखा इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, स्मॉल ईयर्स होंगे, फ्लैट फेस होगा, आईज फोल्डिंग होंगी, हाइपोटोनिया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेशेंट है, इसके डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। अब जैसे कि बताया था इनका बिल्कुल फ्लैट सा गोल सा फेस है, देख सकते हैं आप, यहाँ अप्रिशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा इनमें मैक्रोग्लोसिया होता है, ठीक है, जो वहां मेंशन नहीं था, लेकिन इनकी टंग यूं प्रोट्रूडिंग टंग टंग होती है, और मैक्रोग्लोसिया होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने आईज में क्या बताया था कि इनके अपस्लांटेड परफिब्रल फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं ये फोल्ड्स हैं और अपस्लांटिंग परफिब्रल फीचर्स हैं, ठीक है। फ्लैट नेजल ब्रिज है, नाक बिल्कुल फ्लैट सी होती है इनकी, ठीक है। और जो अभी मैंने बात बताई थी कि इनकी हैंड पे जब आप देखेंगे तो एक लंबी सी लाइन होगी, ठीक है। नॉर्मली हमारी तो हाफ में खत्म हो जाती है ना लाइन, इनकी ये पूरी एक लंबी सी लाइन होती है जिसको कहते हैं सीमियन क्रीज, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सिंगल पार्मल फ्रैक्शन क्रीज होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो फिफ्थ फिंगर है उसके ऊपर एक छोटा सा एक्स्ट्रा एरिया निकला होता है जिसको कहते हैं क्लाइनोडक्टाइल, ठीक है। और हाइपोटोनिया होती है इन पेशेंट में, तो ये फीचर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पिक्चर अपने माइंड में रखें तो आपको खुद याद रह जाएगा कि फ्लैट फेसेस हैं, पर आईज थोड़ी सी अपस्टांटिंग है, मैक्रोग्लोसिया है, सीमियन क्रीज है, ठीक है, हाइपोटोनिया इन पेशेंट में। अब हम इनके देख लेते हैं इन पेशेंट्स में डेंटल फीचर्स क्या होते हैं। एक तो डिलेड इरप्शन होगी, ठीक है, दांत इन पेशेंट्स में डिलेड इरप्ट होगी। हमने कल पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना कि आपकी अर्ली इरप्शन भी हो सकती है जिसमें नेटल या नियो नेटल टीथ आ जाते हैं, और एक डिलेड इरप्शन होती है कि जब दांत देर से निकलते हैं पेशेंट के, तो ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट बच्चों के दांत देर से निकलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है डाउन सिंड्रोम का है, उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि इसके दांत नहीं निकल रहे, तो आप उनको काउंसिल करें कि निकल आएंगे, नॉर्मली इन पेशेंट में निकलते ही लेट हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपोडोंशिया होता है, अक्सर मिसिंग टीथ भी होते हैं इनके अंदर, ठीक है। याद होगा आपको कल हमने हाइपोडोंशिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था
कि आपके हाइपोडोंशिया में कम दांत, 1 to 6 दांत जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, ठीक है। इनमें लेटरल इंसाइजर्स मिसिंग हो सकते हैं, सेकेंडरी मोलर्स मिसिंग हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रोडोंशिया होते हैं इनके दांत, अगर निकल भी आते हैं तो वो छोटे छोटे दांत होते हैं, ठीक है। उसके अलावा माल ओक्लूजन इसमें होती है, मैक्रोग्लॉसिया होता है जो भी मैंने बताया था कि प्रोट्रूडिंग लार्ज टंग होती है। उसके अलावा पेरिडोंटल डिजीजेज इनमें बहुत ज्यादा होती हैं, ब्रैक्सिज्म होता है और माउथ ब्रीदिंग होता है पेशेंट, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, जो कि फीचर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सिनेरियो में किसी भी तरह से कोई भी फीचर देके पूछ सकते हैं कि ये पेशेंट है, इस ये इसका फीचर है तो इनको क्या होगा, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी ही साथ साथ पूछ लें चैट सेक्शन में, ठीक है। हमने सबसे पहले एटियोलॉजी पढ़ी, एटियोलॉजी में हमने देखा ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है। फिर हमने उसके बाद इसके फीचर्स पढ़े, फेशियल फीचर्स पढ़े, फिर डेंटल फीचर्स पढ़े, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, सिनेरियो याद है इसका। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैकर्स कॉलिन सिंड्रोम। ट्रैकर्स कॉलिन सिंड्रोम का दूसरा नाम है मैंडिबुलोफेशियल डिसोस्टोसिस, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यूज में सीधा ट्रैकर्स कॉलिन्स नहीं दिया होता तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि इसका दूसरा नाम है मैंडिबुलोफेशियल डिसोस्टोसिस, तो इस नाम से भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो दोनों आपको नाम पता होने चाहिए। ट्रैकर्स कॉलिन सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे कि डाउन सिंड्रोम था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें भी म्यूटेशन होती है, कौन सी जीन की, TCOF1, ठीक है। टेकऑफ जीन्स जो होती हैं इनकी म्यूटेशन होती है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्च है ना, अभी आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ा, बट जब आप एमडीओ पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बिकॉज नॉर्मल जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें क्या होता है कि आर्चेस बनती हैं, 4 आर्चेस बनती हैं, फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च और फोर्थ आर्च। अब फर्स्ट आर्च जो है वो फेशियल स्ट्रक्चर्स बनाती है, सेकेंड सेकेंड आर्च जो है वो फेशियल नर्व के जिस जगहों को सप्लाई करी है वो बना रही है, थर्ड आर्च जो होती है वो नेक के मसल्स के साथ होती है और फोर्थ भी इसी तरह वेगस नर्व के साथ होती है, ठीक है। ये अभी मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज ये एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ट्रैकर्स कॉलिन सिंड्रोम की एटियोलॉजी जैसे डाउन सिंड्रोम की एटियोलॉजी क्या थी, ट्राइसोमी 21, वैसे ही आपकी ट्रैकर्स कॉलिन सिंड्रोम में कौन सी जीन इफेक्ट हो रही होती है, टिकॉफ 1 जीन इफेक्ट हो रही होती है और ये फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्चेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके फीचर्स देखते हैं। इसमें भी इसी तरह जैसे मैंने बताया कि इन सारों में ना स्नेरियोज आ सकते हैं। तो स्नेरियो क्या आ सकता है कि इसमें ना बेसिकली जो पेशेंट होता है उसकी जाइगोमेटिक बोन्स की हाइपोप्लेजिया होती है, ठीक है। यानी कि जैसे उसमें हमने पढ़ा था ना फ्लैट फेस, तो इसमें भी समझ में फ्लैट फेस ही होगा, जाइगोमेटिक बोन्स बिल्कुल अंदर गई, ठीक है। मैंडिबल इनमें बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल लोअर जॉ होते हैं, ठीक है। छोटा सा मैंडिबल होगा इनका, माइक्रोगनेथिया कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, डाउनवर्ड स्लांटिंग आइज। उसमें क्या था, अपवर्ड स्लांटिंग आइज थी, इसमें क्या है, डाउनवर्ड आइज है, नीचे की तरफ है, ठीक है। कोलोबोमा, कोलोबोमा क्या है कि आपकी लोअर आईलिड्स के ऊपर एक नॉच होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट अक्सर इन केसेस में होता है। ईयर की abnormalities छोटे ईयर्स होंगे जैसे उसमें थी, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स का भी इशू होगा, ये इनको सुनाई नहीं देगा प्रॉपर, ठीक है। हियरिंग लॉस होगा इन पेशेंट में। चीक बोन्स एब्सेंट होंगी, जो पहले हमने पढ़ा कि जाइगोमेटिक बोन्स नहीं हो, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट है और माइक्रोगनेथी, ठीक हो गया। तो ये आपके जनरली क्लिनिकल फीचर्स इसके ये सारे हो गए। मैं देखती हूँ आगे अगर मैंने कोई डायग्राम इसकी लगाई, ये ठीक है। अब इसमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, यहाँ से ये देखें फ्लैट चीक बोन्स है, जाइगोमेटिक बोन फ्लैट है, डाउनवर्ड स्लांटिंग आईज है, ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ा था, कोलोबोमा, नीचे नीचे की साइड पे ये कोलोबोमा होगी, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करा था, स्मॉल माइक्रोगनेथी है, ठीक है, मैंडिबल स्मॉल है, ठीक है। और बिल्कुल छोटे से ईयर है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटल्स डेवलप नहीं हुआ, हेयरिंग लॉस है और क्लेफ्ट पैलेट इन पेशेंट्स में होता है, ठीक है। अब इसके इसके भी हम उसी तरह जैसे हमने डाउन सिंड्रोम के कुछ डेंटल वो पढ़े थे, इसके भी डेंटल वो पढ़ लेते हैं, मैनिफेस्टेशंस पढ़ लेते हैं। एक तो वही है ना मैंडिबल हाइपोप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट जो हम पढ़ चुके हैं, क्लेफ्ट पैलेट होगी इन पेशेंट में, मैंडिबल हाइपोप्लेजिया होगा, ठीक है। उसके अलावा क्लास 2 मालोक्लूजन होगी। क्लास 2 क्यों, क्योंकि मैंडिबल पीछे है ना, मैंडिबल हाइपोप्लेजिया है तो ऑब्वियसली मैक्सिला आगे होगा तो क्लास 2 हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी हाइपोडोंशिया होगा, दांत मिसिंग होते हैं या क्राउडेड भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा है ना, जो छोटा है तो क्राउडिंग ज्यादा होगी, ठीक है।
और ईयर एबनॉर्मेलिटीज। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इनके फीचर याद कर लेने। अब टेकर्स कॉलिन सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में कोई इशू तो नहीं है? Okay, now coming towards the next, that is cleidocranial dysplasia. Cleidocranial dysplasia भी उसी तरह जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, लेकिन ये ज्यादातर स्केलेटन को अफेक्ट करता है, स्केलेटन को अफेक्ट करता है। ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे याद किया कि क्लीडोक्रेनियल, क्लीड सी से बन रहा है, सी एल से बन रहा है, तो ये किसको अफेक्ट कर रहा होता है? क्लेविकल्स। ठीक है। आपकी जो क्लेविकल बोन है इसको अफेक्ट करेगा। ये एक म्यूटेशन बाय रनएक्स जीन की म्यूटेशन होती है इसमें, जैसे उसमें टिकॉफ वन की हो रही थी, जैसे वो टेकर्स कॉलिन है ना, तो उसी से याद रखें, टी सी उसमें पहले आ रहा है। ठीक है। इसमें क्या है, रन एक्स जीन की म्यूटेशन हो रही है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है टेकर्स कॉलिन की तरह ही। ठीक है। लेकिन मेन याद रखने वाली बात इसमें ये है कि इसमें क्लेविकल्स जो हैं वो सही नहीं बनते। ये देखें, ये मैं पहले आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। अब आप अगर इस बच्ची में देखें, ये देख सकते हैं आप, यहाँ इसकी क्लेविकल बोन डेवलप ही नहीं हुई। ठीक है। तो मेजर फीचर ये है, जब भी आप क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया का कोई भी सिनेरियो दिया होगा ना, तो उसमें ये लाजमी मेंशन होगा कि अंडर डेवलप क्लेविकल्स। ठीक है। इसके अलावा कोई भी सिनेरियो इस तरह से नहीं आता इसका विदाउट क्लेविकल्स का लफ्ज मेंशन किए हुए। ठीक है। अच्छा, जनरल फीचर्स के हम देख लेते हैं। हाइपोप्लास्टिक और एब्सेंट क्लेविकल्स, जो अभी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई कि इसमें क्लेविकल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से शोल्डर जो हैं वो हाइपर मोबाइल हो जाएंगे। डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेलेस एंड सूजर्स। ठीक है। जो स्कल की बोन्स की फॉन्टेनेलेस हैं, ठीक है, एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि स्कल के अंदर बच्चों में फॉन्टेनेलेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एज में जाके क्लोज हो जाते हैं। अब इन बच्चों में क्या होगा कि वो फॉन्टेनेलेस क्लोज नहीं होंगे। ठीक है। जिसकी वजह से स्कल ओपन रहेगा। ठीक है। शॉर्ट स्टेचर है, छोटी छोटे साइज के बच्चे होंगे। ठीक है। और फ्रंटल बॉसिंग होगी, इनका ये माथा बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और वाइट प्यूबिक सिम्फिसिस होगा। लेकिन मैंने आपको मेन फीचर बता दिया कि एब्सेंट क्लेविकल्स जिस भी सिनेरियो में होगा ना, तो आंख बंद करके आपने क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया लगा दें। अच्छा, डेंटल मैनिफेस्टेशंस इसकी क्या क्या हैं? इसमें भी क्या होगा, डिलेड इरप्शन होगी। जैसे डाउन सिंड्रोम में लेट निकल रहे थे दांत, इसमें भी होगा। ठीक है। तो अगर ये बच्चे आपके पास आते हैं और उनके पेरेंट्स कंसर्न है, तो आप उनको बताएं कि इन बच्चों में यूजुअली लेट दांत निकलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, सुपर न्यूमरी टीथ है। बाकी दो जो बेकर्स कॉलिन और डाउन सिंड्रोम में हमने कि आपके दांत कम होंगे। ठीक है, मिसिंग टीथ हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सुपर न्यूमरी टीथ है। तो ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपर न्यूमरी, क्योंकि ये एमसीक्यू आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद सुपर न्यूमरी टीथ। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सुपर न्यूमरी टीथ होते हैं क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया में। ठीक है। रिटेंशन ऑफ प्राइमरी टीथ, ठीक है, अक्सर प्राइमरी टीथ इसमें लॉस नहीं होते। माल फॉर्म्ड और डिलेड डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल, इसमें भी क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। और एबनॉर्मल टूथ मोबिलिटी। लेकिन मैं मेन मेन पॉइंट इसका यही है कि क्लेविकल्स वाली बात और दूसरी ये सुपर न्यूमरी टीथ वाली बात। ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है। सुपर न्यूमरी टीथ किसमें, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। अब यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो इन तीन उसमें? अच्छा, रेडियोग्राफिक फीचर्स के क्या है कि क्लेविकल्स नहीं होते। ठीक है। मल्टीपल सुपरन्यूमरी टीथ हैं, जो भी बताया। ठीक है। स्कल बोन्स जो है वो, उनकी ऑसिफिकेशन लेट हो रही है, फॉन्टेनेलिस लेट क्लोज हो रहे हैं। और इम्पेक्टेड टीथ इसमें ज्यादा होते हैं, जाहिर है सुपरन्यूमरी है तो वो इम्पेक्टेड भी होंगे। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? चार हमने पढ़ी। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का मेन फीचर क्या है, माइक्रोगनेथिया होता है, सीमियन क्रीज होती है। उसके अलावा परपीबियल फीचर जो होते हैं वो अप स्लैंटिंग होते हैं। ठीक है। ये मेन मेन फीचर्स हैं डाउन सिंड्रोम के। और इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट सेकंड पढ़ा था ट्रेकर्स कॉलिन, उसका मेन फीचर्स क्या था? उसका मेन फीचर यही था कि डाउनवर्ड स्लैंटिंग आईज थी, हेयरिंग लॉस था, और जाइगोमेटिक बोन्स एब्सेंट थी, और माइक्रोगनेथिया था, जिसकी वजह से क्लास 2 मालोक्लूजन होती है। थर्ड जो हमने पढ़ा था क्लीरोक्रेनियल, उसमें क्लेविकल्स मेन फीचर था और सुपरन्यूमरी टीथ मेन फीचर था। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्रूजन सिंड्रोम। ठीक है। क्रूजन सिंड्रोम जो है ना, पहले तो मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। इसका कॉज सबसे पहले देख लेते हैं। कॉज इसका क्या है? ये भी जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन्स। ठीक है। कौन सी, FGFR2 जी। ये जीन्स ना याद करने की जरूरत नहीं है, नाम सिर्फ डाउन सिंड्रोम का पूछ लेते हैं, ट्राइसोमी 21 वो आपको आना चाहिए।
या चलो ट्रेकर्स कॉलिंस का आना चाहिए। आगे सारी जीन्स याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो सारी रखने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत इतना बता होना चाहिए कि एमसीक्यू आए तो आपको हो के अच्छा हाँ ये इसके साथ थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज आपका बैकग्राउंड अगर देखें तो रेयरली कंजेनिटल सिंड्रोम मार्क्ड बाय प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ सर्टेन बोन्स ऑफ द स्कल, क्रेनियोफेशियल डिसोस्टोसिस। अब आपको याद होगा कि जो पिछला हमने पढ़ा था ट्रेकर्स कॉलिन सिंड्रोम, उसको मैंडिबुलोफेशियल डिसोस्टोसिस भी कहते हैं। अब क्रूजन सिंड्रोम को क्रेनियोफेशियल डिसोस्टोसिस भी कहते हैं, तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। अगर नाम जो है दोनों के आपको पता होने चाहिए कि क्रूजन को क्रेनियोफेशियल कहते हैं डिसोस्टोसिस, और उसको ट्रेकर्स कॉलिन्स को मैंडिबुलोफेशियल डिसोस्टोसिस, ठीक है। अच्छा जी, साइंस एंड सिम्टम्स अगर इसके देखें तो इसमें क्या होता है, हाई फ्लैटेड फोरहेड होता है, इसमें बेबी का फोरहेड बहुत बड़ा होगा, वाइट सेट बल्जिंग आईज होती है, ठीक है। अब यहाँ तो प्रॉपर तस्वीर नहीं है, बट आप गूगल करना, गूगल पे आपको नजर आएगी, इसमें एक्सोफेथैल्मोस होता है, बहुत बड़ी बड़ी आईज होती हैं, ठीक है। जब भी आपको सिनेरियो में आएगा ना कि बड़ी आईज हैं, तो पता लग जाएगा क्रूजन सिंड्रोम है। अंडर डेवलप अपर जा, इसमें अपर जा अंडर डेवलप, ट्रैकर्स कॉलिन्स में क्या था, लोअर जा अंडर डेवलप था, इसमें अपर जा अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, यानी कि क्लास 3 मालोक्लूजन है। क्लेफ्ट पैलेट इसमें भी होगा, हेयरिंग लॉस इसमें भी होगा, और अनअफेक्टेड हैंड्स एंड फीट, मतलब ये ट्रैकर्स कॉलिन्स से मिलता जुलता है, ठीक है। वो मैंडिबुलर फेशियल डिसोसियोसिस था, उसमें मैंडिबल का मसला था। अब ये क्या क्रेनियो फेशियल डिसोसियोसिस है, इसमें मैक्सिला का मसला है, ठीक है, यानी कि इसमें ऊपर वाले पार्ट का मसला हो रहा है, उसमें नीचे वाले पार्ट का मसला था। हेयरिंग लॉस इसमें भी है, क्लेफ्ट पैलेट इसमें भी है, इसमें एक्सोफेथाल्मोस है, क्योंकि स्कल बोन्स जो होती है ना वो प्री मेच्योर फ्यूजन कर देती हैं, जिसकी वजह से आंखें बाहर निकल आती हैं, ठीक है। डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हो, क्लिनिकली एग्जामिन करके आपको नजर आएगा क्लास 3 का पेशेंट होगा, क्लास 3 मालोक्लूजन का, उसका फोरहेड बहुत बड़ा होगा, और उसकी आईज जो है वो एक्सोफेथाल्मोस होगी, बल्जिंग आईज होगी, ठीक है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री से आपको पता लग सकता है, क्योंकि जेनेटिक है तो फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल इंटरवेंशन आप करते हो, ठीक है, क्रेनियल वॉल्ट की रिमॉडलिंग करते हो, ठीक है, एंडोस्कोपिक क्रेनिएक्टमी कर सकते हो, ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो। अब अगर हम इसको पीछे से देखें, ठीक है, अब मैंने आपको एक तो ये बता दिया कि क्रेनियोफेशियल डिसोस्टोसिस का नाम है, मैंडिबुलर फेशियल डिसोस्टोसिस क्या था आपका, ट्रैकर्स कॉलिन सिंड्रोम। अब ये क्या है, क्रेनियोफेशियल डिसोस्टोसिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इमेच्योर फ्यूजन हो जाती है स्कल बोन्स की, और ये कौन सी जीन्स को अफेक्ट कर रहा है, FGFR2, ठीक है, फाइब्रो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, ठीक है। और ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी है ये सारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मेन फीचर्स इसके क्या हैं, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटीज, प्रीमेच्योर स्कल फ्यूजन, जो हम अभी बता चुके हैं कि स्कल बोन्स जो है वो अर्ली फ्यूज हो जाती हैं। अब जो इससे पिछला हमने पढ़ा था पीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया, उसमें स्कल बोन्स फ्यूज ही नहीं होती, और ये वाला जो है क्रूजन सिंड्रोम, इसमें अर्ली फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। इसमें एबनॉर्मल हेड शेप है, शैलो आई सॉकेट्स है, जिसकी वजह से बल्जिंग आईज है, प्रोप्टोसिस आईज बाहर बल्ज हो रही होंगी, ठीक है। मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया और बीक नोज है, ठीक है। अब इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं डेंटल, अच्छा नहीं, आई और विजन प्रॉब्लम्स होंगी इसमें, ठीक है, और हेयरिंग लॉस होगा, ठीक है, और क्राउडेड टीथ होंगे, क्योंकि जॉ छोटा है, ठीक है। तो ये सारा इसके फीचर्स हो गए। नेक्स्ट इज पेपिलोन रेफर्वे सिंड्रोम। पेपिलोन रेफर्वे सिंड्रोम जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, अभी तक हमने जितने पढ़े वो ऑटोसोमल डोमिनेंट थे, डाउन सिंड्रोम, ट्रेकर्स कॉलिन सिंड्रोम, क्रीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया और क्रूजन सिंड्रोम, ये चार, ठीक है, ये सारे डोमिनेंट थे। अब ये रिसेसिव है, पेपिलोन लेफर्वे सिंड्रोम जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होगा, पाल्मो प्लांटर केराटोडर्मा होगा, ठीक है, यानी कि पाल्म्स और सोल्स की स्किन इनकी बहुत ज्यादा थिक होती है, हाथों और पांवों की स्किन इनकी बहुत ज्यादा थिक होती है, स्वेयर अर्ली ऑनसेट पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। दो मेन फीचर्स हैं इनके, जब भी आपके पास सिनेरियो आएगा कि पेशेंट है उसके हाथों और पाँव में केराटोडर्मा है, ठीक है, स्किन बहुत थिक है, उसके अलावा उसको पेरियोडोंटाइटिस है, तो यानी कि आपने समझ आना है पेपिलोन रेफर्वे सिंड्रोम है। इसका कॉज क्या होता है, CTSC जीन ही म्यूटेशन की वजह से होता है, और ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। दो इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, एक तो पेरियोडोंटाइटिस और एक पाल्मोप्लेंटर केराटोडर्मा। अब सिम्टम्स इसके क्या है, वही पाल्मोप्लेंटर केराटोडर्मा है, रेड थिक स्केली पैचेस ऑन पाल्म्स एंड सोल्स,
और स्वेयर पेरियोडोंटाइटिस है। ठीक है, अर्ली टूथ लॉस हो जाता है क्योंकि जाहिर है पेरियोडोंटाइटिस है तो इन लोगों के दांत बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अदर पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं और नेल्स का भी इशू होता है। ठीक है, यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं पहली और ये इन दो पिक्चर्स में, ये पाल्मो प्लांटर केराटोसिस है, ठीक है, केराटोडर्मा है, और पेरिडोंटाइटिस है जिसकी वजह से अर्ली टूथ लॉस हो जाता है। ठीक है, ये दो इसके मेजर फीचर है पेपिलोन लेफेविर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज डाई जॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है, अब जब आप अपने ईशा नोट्स खोलेंगे तो यहाँ वहां पर डाई जॉर्ज का एक सिनेरियो भी आया होता है कि एक पेशेंट है, उसको कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज हैं और भी उन उसमें कुछ फीचर्स दिए होते हैं। तो वो आपका कौन सा है, तो वो डाई जॉर्ज सिंड्रोम है। अब हम पढ़ते हैं डाई जॉर्ज सिंड्रोम। डाई जॉर्ज सिंड्रोम क्यों होता है, इसकी सबसे पहले तो कॉज आना चाहिए। 22q क्रोमोसोम की डिलीशन की वजह से होता है। ठीक है, अब ट्राइसोमी 21 की वजह से डाउन सिंड्रोम हो रहा था। TCOF1 जीन की वजह से ड्रेक्टर्स कॉलिन सिंड्रोम हो रहा था। और ये आपको इसका भी आपने याद रखना है लाजमी, इसकी इटियोलॉजी आपने याद रखनी है। 22q डिलीट की क्रोमोसोम की डिलीशन की वजह से ये होता है। ठीक है, 22q क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए एक नेमोनिक है डायजोर सिंड्रोम के लिए, कैच 22। ठीक है, कैच 22 में क्या होता है, सबसे पहले है कार्ड सी से क्या है, कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज। ए से क्या है, एबनॉर्मल फेसेस। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या फेस की एबनॉर्मेलिटीज होती है। एक से अच्छा, सी से क्या है, कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज। ए से क्या है, एबनॉर्मल फेसेस। टी से क्या है, थाइमिक एप्लेजिया। थाइमिक क्या होता है कि थाइमस जो होता है ना आपका, जिनसे टी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, वो खराब हो जाएगा जिसकी वजह से इनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सी से आपका क्या है, क्लेफ्ट पैलेट होगा इन पेशेंट में। एस से क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, जब भी आपको स्नेरियो में दिया होगा कि कैल्शियम भी कम है, ठीक है, कैल्शियम जब कम होता है तो क्या होता है, टेटनी हो जाती है। तो इन पेशेंट में टेटनी भी होगी। ठीक है, और 22 से क्या है, 22q11 क्रोमोसोम की डिलीशन। ठीक है, तो ये सारा आपका नेमोनिक है, ये आपने याद करना है इसके फीचर्स। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, कैच 21। सी से क्या है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होंगी। ए से एबनॉर्मल फेसिस होंगे। टी से इनमें थाइमिक एप्लीजिया होगा। सी से क्लेफ्ट पैलेट होगा। एस से हाइपोकैल्सीमिया होगा। और एच से आपकी एच से आपकी सॉरी एस से हाइपोकैल्सीमिया होगा। और 22 से 22q डिलीशन होगी। अब जो आपका एक स्नेरियो जो CPSP में भी आता है उसमें उन्होंने यही दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम है और उसकी जब हमने टेस्ट करवाए हैं तो कैल्शियम भी कम आया है उसकी बॉडी में, तो उसको क्या होगा, तो वो आपका क्या होगा, डाई जॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके फीचर्स आपको याद होने चाहिए डाई जॉर्ज सिंड्रोम के। ओके, इसमें क्या होता है, इन इसमें फीडिंग से डिफिकल्टीज होती हैं, डिलेड स्पीच होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ADHD होता है इन पेशेंट में, रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं क्योंकि थाइमिक थाइमिक हाइपरप्लेजिया है ना, T सेल मैंने कहा है कम होंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा होगी, हेयरिंग हेयरिंग लॉस भी हो सकता है इनमें। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ तक जो सिंड्रोम्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब वो उनके तो सिनेरियोज आ ही जाते हैं, किसी ना किसी एक का आ ही जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम तो आप सबको पता है कि हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ये पैथोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ओरल पैथो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेकर्स कॉलिन सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका क्लीडोक्रेनियल फ्यूजन और पेपिलोन लेफरवे और डायजोर्ज, ये सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे जो मार्फन सिंड्रोम है ना, ये पैथोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है कि मार्फन सिंड्रोम भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, ये अफेक्ट करता है आपकी स्केलेटन को। ठीक है, ये जो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं बहुत लंबी हाइट के होते हैं, जब बहुत लंबा पेशेंट होगा। ठीक है, आइस को ये इफेक्ट करता है, उनको सही से नजर नहीं आएगा, उनको सीवियस के इश्यूज होते हैं, हार्ट के इश्यूज होते हैं और स्किन के इश्यूज होते हैं। ठीक है, ये आपके टॉल और थिन पेशेंट्स होते हैं जिनके हाथ पांव बहुत लंबे होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन सीरियसली इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स आर हार्ट एंड ब्लड।
ठीक है। एज सच मार्फन सिंड्रोम का कुछ सिनेरियो पीपीएससी में नहीं आया हुआ, बट आपकी रफीउल्लाह में एक दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसके वो बहुत टॉल है, टॉल हाइटेड है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं मार्फन सिंड्रोम में क्या क्या है। आईज में मायोपिया होगा, ठीक है, हार्ट के इश्यूज होंगे, ठीक है, उसके अलावा टॉल और थिन बॉडी होगी, ठीक है, लॉन्ग लेग्स होंगी और फ्लैट फीट्स होंगे, ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर एरेथ्रोडिक्टाइल भी होगा, ठीक है, ये इनके जो थंब है वो हाइपर फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, ये सारे इसके फीचर होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैजिक सिंड्रोम। मैजिक सिंड्रोम जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या होगा, मतलब नाम में इसका निमोनिक है, ठीक है। एम से क्या है, माउथ, ए से क्या है, एंड, जी से क्या है, जेनिटल, आई से क्या है, आई सी से क्या है, अल्सर्स विद क्रॉनिक आर्थराइटिस, ठीक है। माउथ एंड जेनिटल अल्सर्स विद क्रॉनिक आर्थराइटिस, जो ये मैजिक सिंड्रोम के पेशेंट होंगे उनका सिनेरियो आपके पास ये होगा कि पेशेंट है, उसके जेनिटल और माउथ में अल्सर्स हैं विद क्रॉनिक आर्थराइटिस, तो वो क्या है, मैजिक सिंड्रोम, ठीक है। वैसे ये वाले सिंड्रोम्स जो हैं ये मैंने ना उधर से लिए हैं, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, वरना मैजिक सिंड्रोम का भी कोई सिनेरियो कभी आया नहीं है, बट आई थॉट कि आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज शोगरन सिंड्रोम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉमन भी है और आप सबको पता ही है। शोगरन सिंड्रोम सिंड्रोम है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेसिकली, और इसमें ना मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं, दो मेन ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं इसमें, एक तो आई, ठीक है, यानी लैक्रिमल ग्लैंड्स, और एक स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेशेंट का स्लाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा होगा जिसकी वजह से जीरोस्टोमिया होगा और ड्राई आइज, ठीक है। तो ये मेन फीचर्स हैं शोगरन सिंड्रोम के, ड्राई आइज अलोंग विद जीरोस्टोमिया। नेक्स्ट इज मैक्यूल एल्ब्राइट सिंड्रोम। मैक्यूल एल्ब्राइट सिंड्रोम में क्या होता है कि फाइब्रस डिस्प्लेजिया होता है, ठीक है, यानी कि बोन बोन का फाइब्रस डिस्प्लेजिया हो जाता है। उसके अलावा स्किन पे पिगमेंटेशन होती है जिसको कहते हैं कैफे ऑलेट स्पॉट्स, ठीक है। कैफे ऑलेट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह के स्पॉट्स बनते हैं जैसे कॉफी की तरह ना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स बनते हैं ऑल ओवर द बॉडी, तो ये मैक्यूल एल्ब्राइट सिंड्रोम होगा, और इसमें एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज भी होती है, ठीक है। तो ये तीन मेन मेजर फीचर है मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम के, फाइब्रस डिस्प्लेजिया विद पैची स्किन पिगमेंटेशन एंड विद एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज एपर्ट सिंड्रोम। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक सिनेरियो आता है और ये आपके ईशा नोट में भी दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, क्रेनियोसिनोस्टोसिस होगा, ठीक है, क्रेनियल सूचर इसमें भी इमेच्योरली फ्यूज हो जाएंगे जैसे कि क्रूजन सिंड्रोम में हो रहे थे। उसके अलावा इसमें सिंडिक्टाइल होता है, यानी कि फिंगर्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। स्वेयर मिड फेस रिट्यूजन होती है, जैसे कि क्रूजन सिंड्रोम में हमने कहा था ना कि मिड फेस होगा वो रिट्रूडेड होगा, ठीक है। और एक्सोफेथैल्मोस इसमें भी होगा, ठीक है। अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन में बी इंडिकेटेड फॉर रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस फ्रॉम सबग्लिगेशन ग्लो। अच्छा, बेसिकली ना एपर सिंड्रोम और क्रूजन मिलते जुलते हैं, ठीक है, उसमें भी आईज जो है वो बल्जिंग थी, उसमें भी सूचर्स क्लोज हो रहे थे और उसमें भी मिड फेस रिट्रूजन थी, सिवाय एक फीचर के, क्या, सिंडेक्टाइल। अगर सिंडेक्टाइल भी होगा सिनेरियो में तो एपर्ट सिंड्रोम, अदरवाइज क्रूजन सिंड्रोम, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्राइडू चैट सिंड्रोम। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्राइडू चैट सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, और ये किस वजह से होता है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा था कैच 22 वाला डाइड्यूड सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम 22 की डिलीशन होती है, इसमें क्रोमोसोम 5 की होती है क्राइडू चैट, ठीक है। इसमें माइक्रोसेफेली होती है, मुंह बहुत छोटा होगा, हाइपरटिरोलिज्म होगी, आईज जो है वो आपस में स्पेस होगी। हाइपरटिरोलिज्म मीन्स कि फॉर एग्जांपल एक आंख यहाँ है, नॉर्मली पेशेंट में एक आंख यहाँ होती है, ठीक है, लेकिन इन पेशेंट्स में क्या होगा, एक आंख यहाँ दूसरी यहाँ, बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और राउंड फेस होगा, ठीक है, एंड अ राउंड फेस विद ब्रॉड नेजल ब्रिज, ठीक है, राउंड फेस होगा, ब्रॉड नेजल ब्रिज होगी और मालफॉर्म्ड ईयर्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा लेरिंजियल हाइपोप्लेजिया होगा, ठीक है, और श्रिल क्राई होगी। इसको क्राई डू चैट कहते हैं इसलिए कि इनकी क्राई की आवाज होगी ना वो बहुत श्रिल सी होगी, ठीक है।
तो बेसिकली मेन जो भी आपको सिनेरियो में दिया होगा ना वो यही होगा कि श्रिल क्राई है एक पेशेंट की, साथ में माइक्रोसेफेली है, राउंड फेस है। तो ये क्या होगा, तो ये क्राई डू चैट होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लें। ओके जी, नेक्स्ट है एर्लोस डेनलोस सिंड्रोम। एर्लोस डेनलोस सिंड्रोम में क्या है, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स होगी। ठीक है, इंक्रीज ब्लीडिंग होगी और ब्रूजिंग होगी इन पेशेंट्स में, और हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होगी। इनकी जो स्किन होती है ना वो बिल्कुल स्ट्रेची सी हाइपर एक्सटेंसिबल होती है, जॉइंट्स भी हाइपर फ्लेक्सिबल होते हैं, और ब्लीडिंग ब्रूजिंग इनमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, कोलेजन में एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। हमारी स्किन को टाइट क्या चीज करती है, कोलेजन करती है। ठीक है, अगर कोलेजन नहीं होगा स्किन में तो हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होगी। ठीक है, जॉइंट्स भी हाइपर फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक, ब्लीडिंग इज कॉमन इन टाइप 4, अर्ली ऑनसेट पेरिडोंटल डिजीज इन टाइप 8। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं एर्लोस डैनलूज सिंड्रोम की। तो इसकी जो टाइप 4 होती है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, और टाइप 8 में पेरिडोंटल डिजीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बस मेन जो बात है ना वो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग जब होगी, हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होंगे, और हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होगी, और कोलेजन का इशू होगा, तो क्या होगा, एर्लोस डैनलोस सिंड्रोम। ओके जी, नेक्स्ट इज ईगल सिंड्रोम। ईगल सिंड्रोम क्यों होता है, तो आपकी ईयर के पीछे मैस्टोइड प्रोसेस है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है, और वो क्या करता है, सॉरी मैस्टोइड के स्टाइलर प्रोसेस जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि क्रेनियल नर्व नंबर 8 जो है वो उसके नीचे आ जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, डिस्फेगिया होता है, यानी कि बंदा निगल नहीं सकता। ठीक है, सॉरी 8 नहीं 9। ठीक है, ग्लोसोफिंजियल नर्व, और पेन होता है चूइंग पे और हेड को टर्न कर। ठीक है, तो ये आपकी हो गया ईगल सिंड्रोम। नेक्स्ट इज फेस सिंड्रोम। फेस सिंड्रोम आप सबको पता है कि बेसिकली जो है ये इस वजह से होता है कि गस्ट्रेटरी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है चीक में से। ठीक है, पेरोटिड का जो एरिया होता है पेरोटिड ग्लैंड का, उसके ऊपर से अंदर से स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है वो वहां से गुजर रही होती है। अगर वो क्योंकि वहां पर ऑरिकुलर जो टेम्पोरल नर्व है ना वो वहां से गुजर रही होती है, अगर वो जाके वहां पर अटैच हो जाती है पेरोटिड ग्लैंड की फेशियल नर्व के साथ, तो उसमें क्या होगा कि गस्ट्रेटेड स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि आप जब पेरोटिड की सर्जरी कर रहे होते हैं, तो अगर स्लाइवरी ग्लैंड के ऊपर से फेशियल नर्व गुजर रही है, तो वो आपकी अगर इंजर हो गई है तो उसकी वजह से होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गार्डनर सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम और गोल्स गोल्डन सिंड्रोम, ये दो सिंड्रोम्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके दोनों के मैं फीचर्स साथ साथ ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि इनके नेम में कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों जी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, गार्डनर सिंड्रोम में क्या होता है, मल्टीपल ऑस्टियोमास होते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीपल बोन्स के ट्यूमर्स होते हैं। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की मल्टीपल पॉलिप्स होती हैं। उसके अलावा एपिडेर्मोइड सिस्ट होते हैं, और फाइब्रोमास होते हैं। ये चार चीजें मेन है। ठीक है, ऑस्टियोमास, फाइब्रोमास, पॉलिप्स, और एपिडर्मोइड सिस्ट। ठीक है, ये चार चीजें हो रही हैं। इट शोज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। द डिस्कवरी ऑफ फेशियल ऑस्टियोमास ऑन क्लिनिकल एक्सरे of facial mandates examination of lower GIT as these are polyps tend to repeat malignancy। अच्छा, बेसिकली क्या है कि क्या चीजें हो रही हैं, जब भी आपके पास सिनेरियो आ रहा है जिसमें पेशेंट को ऑस्टियोमास हैं, पोलिप्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, एपिडर्मोइड सिस्ट है, और फाइब्रोमास है। ठीक है, तो उसमें ये क्या होगा, गार्डनर सिंड्रोम। ठीक है, गार्डनर सिंड्रोम में ये चीजें होती हैं। अब जबकि गोल्ड्स गोल्डन सिंड्रोम में क्या होता है आपका, इसमें बेजल सेल कार्सिनोमास मल्टीपल होते हैं। ठीक है, बीसीसी जो है ना वो मल्टीपल होते हैं। जॉ की सिस्ट यानी ओकेसीज, ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट मल्टीपल होती हैं। उसके अलावा वर्टिब्रल और रिब एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, बाइफिड रिब्स होती हैं, और कैल्सिफिकेशन ऑफ फार्क सेरिब्राई। ये चार चीजें होती हैं। ठीक है, कैल्सिफिकेशन ऑफ फार्क सेरिब्राई, ओकेसीज ज्यादा होती हैं, बेजल सेल कार्सिनोमा ज्यादा होते हैं, बाइफिड लिप्स होती हैं, मैंडिबुलर
प्रोग्नेथिज्म होता है, हाइपरटिरोइडिज्म होता है, हाइड्रोसिफिलिस होता है, और एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, इन दोनों के फीचर्स आपने याद करने हैं। इसको मल्टीपल बेसल सेल नेवाई सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें तीन मेजर फीचर होते हैं, मियोसिस, टोसिस और एनहाइड्रोसिस। मियोसिस मींस कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, जो प्यूपिल होता है ना आईज का वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। टॉसिस मीन ड्रूपिंग आईलिड्स, जो आईलिड्स हैं वो ड्रूप कर जाती हैं। ठीक है। एनहाइड्रोसिस मीन कि स्वेट नहीं हो प्रोड्यूस होगा फेस पे। ठीक है, तो ये चीजें इसके फीचर्स हैं। इट इज कॉज्ड बाय इंटरप्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एट सर्वाइकल गैंग्लियन नंबर 2। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। बस आपको इसके फीचर्स पता होने चाहिए, मियोसिस, टॉसिस और एनहाइड्रोसिस। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज मर्कर्सन लोजेंसन सिंड्रोम। मर्कर्सन लोजेंसन सिंड्रोम में क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस होती है। ठीक है, क्योंकि फेशियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है। फेशियल एडिमा होता है और फिजर टंग होती है। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखने, मर्कर्सन लोजेंसन सिंड्रोम में 3 F's होते हैं। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस, फेशियल एडिमा और फिजर टंग। ठीक है। रैमसे हंट सिंड्रोम। रैमसे हंट सिंड्रोम में क्या होता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी होती है इसमें। वेजिकल्स बनते हैं सेम साइड ऑफ द फेरिंग्स और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और फेस पे। ठीक है, और ये हर्पीज जोस्टर की वजह से होता है। ठीक है, इसमें वेजिकल्स बनते हैं और फेशियल पैल्सी होती है। ओके, अब ये सिंड्रोम में से कोई क्वेश्चन हो, मैं एक दफा रिपीट भी कर देती हूँ। सबसे पहले जी हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, जो कि इजी है। और डाउन सिंड्रोम का जो मेन फीचर आपको पता होना चाहिए, ट्राइसोमी 21 है। उसके अलावा इसमें आपको पता होना चाहिए कि सीमियन क्रीज होगी, माइक्रोगनेथिया होगा, इसमें डिलेड इरप्शन ऑफ टीथ होगा। ठीक है, ये चीजें होंगी। टेकर्स कॉलिन सिंड्रोम को मैंडिबुलर फेशियल डिसऑस्टोसिस भी कहते हैं, टिक ऑफ वन जीन की इनहेरिट उसकी वजह से होता है, डिफेक्ट की वजह से। उसके अलावा इसके मेन फीचर्स क्या है, जाइगोमेटिक बोन होगी, माइक्रोगनेथिया होगा, मेंडिकल मेंडिबल छोटा होगा, क्लेफ्ट पैलेट होगी। ठीक है। हीरोक्रेनियल डिस्प्लेसिया में मैंने मेन आपको ये बताया था कि क्लेविकल्स जो हैं उनकी बात आ जाएगी, तो बस हीरोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। ठीक है, और सुपर न्यूमरिटी। नेक्स्ट है जी क्रूजन सिंड्रोम। क्रूजन सिंड्रोम में आपका क्या था, स्कल्स अर्ली फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आईज जो है वो बाहर निकल आती हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसमें क्या होता है, बल्जिंग आईज होती हैं और शॉर्ट और ब्रॉड स्कल होता है। ठीक है, और उसमें हेयरिंग लॉस भी होता है। पेपिलोन न्यूफर्बस सिंड्रोम का मेन पॉइंट ये था कि पाल्मर और फ्लैटर केराटोडर्मा होता है। ठीक है, और साथ में पेरिडोंटाइटिस होता है। डायजो सिंड्रोम में कैश 22, ये हमने नेमोनिक पढ़ लिया था। मार्फन सिंड्रोम में लॉन्ग स्ट्रेचर होगा पेशेंट का, कार्डियक एब्नॉर्मेलिटीज होंगी। मैजिक सिंड्रोम में माउथ इंडेंटेड अल्सर्स विद क्रॉनिक आर्थराइटिस। शोगरिन सिंड्रोम में आईज की ड्राई होंगी और माउथ भी ड्राई होगा। उसके अलावा मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में आपका कैफे और स्पॉट्स होंगे और मल्टी फाइब्रस डिस्प्लेसिया होगा। एपर्ट सिंड्रोम में सेम वही वाले फीचर्स थे जो कि क्रूजन के थे, एक्सेप्ट फॉर सिंडिक्टाइल। टाइटू चैट सिंड्रोम में शिल्ड क्रायो। ठीक है, उसके अलावा एर्लर्स डैनलोव सिंड्रोम में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोलेजन की एब्नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, ईगल सिंड्रोम में आपका स्टाइलर प्रोसेस स्लो कर जाता है। फ्रेज सिंड्रोम में आपकी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है फ्रॉम चीक, इनसाइड ऑफ द चीक, बक्कल म्यूकोजा से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है। गार्डनर सिंड्रोम में आपके मल्टीपल ऑस्टियोमास होते हैं, एपिडर्मोइड सिस्ट होती हैं, फाइब्रोमास होते हैं और पॉलिप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। गोल्डन गोल्ड सिंड्रोम में मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा और मल्टीपल ओकेसीज होती हैं। ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम में आपका प्रोसिस मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। मर्कसन रोसेन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था फेशियल पैरालिसिस, फेशियल एडिमा और फिजर टंग, 3 F। ठीक है, और रेमसे हंट सिंड्रोम में आपका मेजर ये कि हर्पीज जोस्टर होता है और वो बनते हैं। अभी यहाँ सिंड्रोम्स में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिस्ट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ना, स्टार्ट जो हमने किया था डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिंड्रोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अब सिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैंने बस मेजर मेजर जो पॉइंट्स हैं वो डाले हैं और फिर हम आज इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे।
ऑलराइट, सिस्ट आपकी क्या होती है बेसिकली? ठीक है, सिस्ट बेसिकली एक कैविटी होती है, एपिथेलियम लाइन, ठीक है, जहां पे भी बन सकती है बॉडी के अंदर। एक कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। सिस्ट इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो कि कहीं भी बन सकते हैं बॉडी के अंदर, बिनाइन हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकते हैं, और इस, इसको लाइन कर रहा होता है एपिथेलियम, ठीक है। अब दो बेसिक, अब इनकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। अब मेजरली अगर हम सिस्ट को क्लासिफाई करें तो दो बेसिक टाइप टाइप होती है, ठीक है। एक होती है ट्रू सिस्ट, ठीक है, और एक होती है सूडोसिस्ट, ठीक है। जो ट्रू सिस्ट है ना, उसमें क्या होता है कि वो लाइंड होती है बाय एपिथेलियम, ठीक है। और जो सूडोसिस्ट होती है ना, वो उसमें कोई एपिथेलियम नहीं होता, ठीक है, वो खाली होती है। उसके अलावा जो ट्रू सिस्ट होती है, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो एक ट्रू सिस्ट होती है, एक सूडो सिस्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिस्ट क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसके आउटसाइड एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो एक ये देखिए सूडोसिस्ट है, और बाकी जो जितनी भी है वो ट्रू सिस्ट है। पहले मैं सूडोसिस्ट को डिस्कस करूँ, ठीक है। सूडोसिस्ट आपकी क्या होती है? जो कि ट्रू सिस्ट नहीं है, इनमें एपिथेलियम लाइनिंग नहीं होती, ठीक है। यानी कि ये खाली एक खाली कैविटी है जिसके बाहर कोई एपिथेलियम कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें तीन आ जाती हैं। ट्रोमेटिक बोन सिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड फिल कैविटी है, बोन के अंदर होती है बेसिकली, ठीक है। एनोरिज्मल बोन सिस्ट जो कि ब्लड फिल स्पेसेस है बोन के अंदर। ट्रोमेटिक बोन सिस्ट में क्या होगा? सिर्फ फ्लूइड भरा होगा बोन के अंदर, और एनोरिज्मल बोन सिस्ट में आपका ब्लड भरा होता है बोन के अंदर। स्टेफनी बोन सिस्ट में क्या होता है? मैंडिबुलर कैनाल के नीचे होती है, ठीक है। मैंडिबुलर कैनाल के नीचे एक सिस्ट प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं स्टेफनी बोन सिस्ट, ठीक है। तो ये तीन सूडो सिस्ट की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि सिस्ट को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे दो टाइप्स में, ट्रू सिस्ट और सूडो सिस्ट। ट्रू सिस्ट क्या होता है? उसमें एपिथेलियम की कवरिंग होती है। अब जितनी भी हम इसके बाद पढ़ेंगे वो सारी ट्रू सिस्ट हो, ठीक है। सूडो सिस्ट क्या होता है? जिसमें एपिथेलियम की कवरिंग नहीं है। इसकी तीन एग्जांपल्स आ जाती हैं। ट्रोमेटिक बोन सिस्ट जो कि बोन के अंदर होगी, किसी भी बोन के अंदर हो सकती है, और इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड भरा हुआ होगा। एनोरिथमल बोन सिस्ट बोन के अंदर होगी, उसके अंदर ब्लड भरा होगा। और स्टेफनी बोन सिस्ट जो होगी वो आपकी मैंडिबुलर कैनाल के नीचे होती है। ये सूडोसिस्ट हो गई। अब हम पढ़ते हैं जी ट्रू सिस्ट। ट्रू सिस्ट को फर्दर मैंने आपको बताया था क्लासिफाई करेंगे, दो तरह की होती हैं ट्रू भी, ठीक है। एक ओडोंटोजेनिक हो सकती है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टूथ फॉर्मिंग टिश्यू जो कि दांत से रिलेटेड हो, और एक नॉन ओडोंटोजेनिक हो जाती हैं, हो सकती हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो कि दांत से रिलेटेड नहीं होंगी, सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड, ठीक है। अब जो दांत से रिलेटेड है ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है। अभी हमने क्या ब्रॉडली क्लासिफाई किया? सबसे पहले ट्रू सिस्ट, फिर हमने कहा सूडोसिस्ट। सूडोसिस्ट में हमने फर्दर दो तीन पढ़ी, स्टेफने बोन सिस्ट, एनोरिथमल बोन सिस्ट, और ट्रोमेटिक बोन सिस्ट। ट्रू सिस्ट में अब हमने क्या फर्दर दो में डिवाइड कर दिया, ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक। नॉन ओडोंटोजेनिक अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओडोंटोजेनिक, अब ये ओडोंटोजेनिक की फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि अब हम पढ़ने लगे, ठीक है। ओडोंटोजेनिक में आ जाती है डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है। ये दो आ जाती है, ठीक है, डेवलपमेंटल और इन्फ्लेमेटरी, ठीक हो गया। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ ओडोंटोजेनिक में दो आ गई, डेवलपमेंटल सिस्ट और इन्फ्लेमेटरी सिस्ट। डेवलपमेंटल में आपकी कौन कौन सी आ जाएगी? सबसे पहली है डेवलपमेंटल सिस्ट डेंटिजियस सिस्ट, ठीक है, जो कि आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल। ये इंपॉर्टेंट है तो हम मैंने आगे इसके डिटेल भी डाल दी है, ठीक है। ये अक्सर कौन से दांतों में प्रेजेंट होती है? जो कि अनएरप्टेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड मोलर है, उसके ऊपर कवरिंग एक सिस्ट बनी हुई है, तो वो आपकी क्या होगी? डेंटिजियस सिस्ट है, वो अभी एरप्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन सी होगी? डेंटिजियस। सेकेंड डेवलपमेंटल सिस्ट है एरप्शन सिस्ट। ये भी डेंटिजियस की तरह होती है, बट इन सॉफ्ट टिश्यू ओवर एंड एरप्टिंग, ठीक है। अब वो दांत बिल्कुल अनएरप्टेड था डेंटिजियस सिस्ट वाला। ये क्या है? दांत एरप्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर जो सिस्ट है वो एरप्शन सिस्ट होगी, ठीक है। ओकेसी जो होती है वो ओडोंटोजेनिक केरोटोसिस्ट, ये बहुत एग्रेसिव और बड़ी सी सिस्ट होती है, ठीक है। और अभी हमने कहा कि गोल्डन सिंड्रोम में मल्टीपल ओकेसीज होती है। लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट भी डेवलपमेंटल सिस्ट है। ये क्या होगा कि दांत है, ठीक है, ये दांत है फॉर एग्जांपल, इसके लेटरली यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। और ये हमेशा वाइटल टूथ के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि पेरिडोंटल सिस्ट है ना,
इसका एंडोडोंटिक से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाइटल दांत के साथ एसोसिएटेड होगी, दांत के नीचे नहीं है, ठीक है। जिंजिवल सिस्ट ऑफ द एडल्ट, ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट होगी जो कि जिंजिवा के अंदर प्रेजेंट होगी, गम के ऊपर प्रेजेंट। जिन लोगों के दांत नहीं होते उनकी गम के ऊपर सिस्ट बनी हुई है, तो उसको हम कहेंगे जिंजिवल सिस्ट ऑफ एडल्ट। ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है, ये रेयर होती है। नेक्स्ट इज इंफ्लेमेटरी ओडोंटोजेनिक सिस्ट। इंफ्लेमेटरी ओडोंटोजेनिक सिस्ट की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आ जाती है रेडिकुलर सिस्ट। रेडिकुलर नाम से पता चल रहा है, रूट के नीचे प्रेजेंट होगी रेडिकुलर सिस्ट, और ये नॉन वाइटल टीथ में प्रेजेंट होगी। अब पेरिडोंटल सिस्ट, ये हमने पढ़ी थी ना, लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट, ये वाइटल में प्रेजेंट थी। ये जो है ये नॉन वाइटल में प्रेजेंट है, रेडिकुलर सिस्ट, ठीक है। और अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत मोस्ट कॉमन आता है कि मोस्ट कॉमन सिस्ट ऑफ द जॉ कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा कॉमन सिस्ट है, रेडिकुलर सिस्ट। आपने अक्सर रेडियोग्राफ्स में देखा होगा दांत के नीचे सिस्ट बनी हुई है। तो जो नीचे सिस्ट है ना, रेडिकुलर सिस्ट, इसको पेरी एपिकल सिस्ट भी कहते हैं या रेडिकुलर सिस्ट भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। ये एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेजिडुअल सिस्ट। रेजिडुअल सिस्ट वो सिस्ट है जब दांत एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो सिस्ट रह जाएगी वो रेजिडुअल सिस्ट है, ठीक है। पैराडेंटल सिस्ट जो होगी वो पार्शियली एरप्टिंग दांत के साथ प्रेजेंट है, पैराडेंटल सिस्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया ट्रू सिस्ट और सूडोसिस्ट में। सूडोसिस्ट में मैंने तीन टाइप्स बताई थी, ट्रोमेटिक बोन सिस्ट जो कि खाली फ्लूइड फिल स्पेस है दांत के अंदर। फिर एनेरिज्मल बोन सिस्ट जो कि आपके ब्लड है उसके अंदर, और स्टेफनी बोन सिस्ट जो कि मैंडिबुलर कैनाल के नीचे प्रेजेंट है। फिर ट्रू सिस्ट पे आए, फिर ट्रू सिस्ट में हमने फर्दर दो टाइप देखी, ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक। ओडोंटोजेनिक में फर्दर दो टाइप्स देखी, डेवलपमेंटल और इंफ्लेमेटरी। डेवलपमेंटल में आपकी आ गई डेंटिडियल सिस्ट जो कि एरप्टिंग नॉन एरप्टेड टीथ के साथ प्रेजेंट होता है, और एरप्शन सिस्ट जो कि एरप्टिंग दांत के साथ प्रेजेंट होता है, ओकेसी जो कि इन्वेजिव है। आगे हम इसको देखेंगे। लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट जो कि वाइटल दांत के साथ है। जिंजिवल सिस्ट ऑफ द एडल्ट जो कि गम्स में प्रेजेंट है। और इन्फ्लेमेटरी ओडोंटोजेनिक सिस्ट में हमने रेडिकुलर सिस्ट देखी जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है और नॉन वाइटल टूथ के एपिक्स पे प्रेजेंट होता है, और रेजिडुअल सिस्ट जो कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट। नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट वो है जो कि सॉफ्ट टिश्यू के साथ एसोसिएटेड होंगे, दांत के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। इसमें भी डेवलपमेंटल आ जाती हैं एक, ठीक है। और सॉरी, इसमें ना डेवलपमेंटल नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट एक ही है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, सबसे पहले नेजो पैलेटाइन डक्ट सिस्ट, ठीक है। नेजो पैलेटाइन डक्ट सिस्ट की अगर बात करें तो ये मोस्ट कॉमन नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट है, ठीक है। एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि ओडोंटोजेनिक सिस्ट कॉमन कौन सी थी, रेडिकुलर सिस्ट। अब नॉन ओडोंटोजेनिक सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी है, नेजो पैलेटाइन सिस्ट, ठीक है, नेजो पैलेटाइनसिस, ठीक है। नेजोपैलेटाइनसिस सबसे ज्यादा नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट है जो कि कॉमन है, ठीक है। ये मिड लाइन ऑफ द एंटीरियर, नाम से पता चल रहा है ना, ये फॉर एग्जांपल ये आपका पैलेट है, ये आपके इंसाइजेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट होगी नोज और पैलेट के दरमियान या इसके ऊपर, वो होगी नेजोपैलेटाइनसिस, ठीक है। ये एंटीरियर मैक्सिला में प्रेजेंट होती है। और ये हार्ट शेप रेडियोलुसेंसी, जब आप इसको वो करेंगे इसका रेडियोग्राफ लेंगे तो आपको ये इस तरह से नजर आई, रेडियोग्राफ में हार्ट शेप रेडियोलुसेंसी, ठीक है। नेक्स्ट इज नेजोलेबियल सिस्ट। नेजोलेबियल सिस्ट जो है वो सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है बीनीथ एला ऑफ द नोज, ये लिप्स वाली जगह पे प्रेजेंट है, नाक और लिप्स के दरमियान, ठीक है। यहाँ पर नेजोलेबियल सिस्ट। मीडियन पैलेटल सिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ड पैलेट के दरमियान में, यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट। ये मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर, फॉर एग्जांपल ये लेटरल इंसाइजर है और केनाइन है ये, ठीक है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर प्रेजेंट होगी ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट कहाँ होती है, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर और केनाइन के दरमियान, और ये क्या है, पियर शेप्ड होती है। हार्ट शेप कौन सी है, नेजोपैराटाइन सिस्ट। पियर शेप कौन सी है, ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट, ठीक है। और मीडियन मैंडिबुलर सिस्ट जो है वो आपकी रेयर है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गई आपकी नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है। सुडोसिस्ट हम पढ़ चुके हैं, सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट अभी हमने पढ़नी है। मुझे सिर्फ 2 मिनट्स दें, मैं प्लीज।
नहीं मतलब 4 वीक्स लगते हैं। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए कॉल अटेंड करने चली गई थी, और यहीं से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, हम कहाँ पहुंचे थे? नॉन ऑर्गेनिक हमने देख ली थी। अच्छा, उसके बाद है आपकी सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट जो होगी उसमें सबसे पहले आ जाती है म्यूकोसील, जो कि म्यूकस रिटेंशन सिस्ट होती है। ठीक है, ये आपकी क्यों होती, ये क्यों बनती है? ये रप्चर ऑफ स्लाइवरी डक्ट की वजह से बनती है और लोअर लिप पे प्रेजेंट होती है। अक्सर आपने देखा होगा लोअर लिप पे एक सिस्ट बन जाती है छोटी सी, इसके कहते हैं म्यूकोसील। ठीक है, रेन्यूला जो होती है वो भी स्लाइवरी ग्लैंड की सिस्ट है, जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड के डक के फटने की वजह से बनती है, और ये फ्लोर ऑफ द माउथ पे बनती है। ठीक है, डर्मोइड और एपिडर्मोइड सिस्ट भी फ्लोर ऑफ द माउथ पे बनती है। ठीक है, उसके अलावा थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट जो होती है, ये थायराइड ग्लैंड के आगे बनती है, नेक के अंदर। ठीक है, और ये swelling के साथ मूव करती है। ठीक है, इसके लिए एक सिनेरियो आता होता है कि पेशेंट है, उसके एंटीरियर नेक पे एक स्वेलिंग है और वो मूव कर रही है swelling के साथ, तो ये क्या होगा? तो ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होगी। ठीक है, और ओरल लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट होती है, ये भी आपकी वेंट्रल टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ या टॉन्सिलर एरिया पे प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब हम ना मेजर मेजर सिस्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल। अच्छा, ये भी एक क्लासिफिकेशन है सिस्ट की। ठीक है, अब इन सिस्ट को ना बेसिस ऑफ ओरिजिन पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ सिस्ट होती हैं जो कि रेड सेल्स ऑफ मोलासिस से बनती है। ठीक है, ये रेड सेल्स ऑफ मोलासिस आपको पता है ना, रूट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी सिस्ट बनेगी? पेरी एपिकल सिस्ट बनेगी और रेजिडुअल सिस्ट बनेगी, क्योंकि ये रूट्स पे प्रेजेंट है। पेरी एपिकल सिस्ट हमने पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन सिस्ट है, और ये आपकी रूट पे प्रेजेंट है दांत की। और इसी तरह रेजिडुअल सिस्ट भी वो सिस्ट है, जब दांत निकल जाएगा तो उसकी जगह प्रेजेंट होगी। तो ये दोनों रेड सेल्स ऑफ मोलासिस से बनेगी। कुछ सिस्ट होंगी जो कि रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम से बनेगी। इसमें तीन आ जाएगी: डेंटिजियस सिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये एनामल के ऊपर प्रेजेंट होती है ना अनएडप्टेड दांत पे। एरप्शन सिस्ट, ये भी एनामल ऊपर के ऊपर प्रेजेंट होती है जब दांत एरप्ट हो रहा होता है। ठीक है, और पैराडेंटल सिस्ट, ठीक है, ये भी एनामल के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है, कुछ सिस्ट होंगी जो कि डेंटल लैमिना से बनेगी, जिसके रेमनेंट्स होते हैं रेस्ट ऑफ सीरीज। ठीक है, उसमें आपकी आ जाएगी ओकेसी, लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट,
gingival cyst of adult और laminar dental laminar cyst of newborn और glandular odontogenic cyst, ठीक है। तो ये वाली क्लासिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्ट इज डिराइव फ्रॉम रेड सेल्स ऑफ मोलासिस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पेरी एपिकल और रेजिडुअल इससे बन रही है, ठीक है। और ये आप इस तरह से इजीली याद कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए रेड सेल्स ऑफ मोलासिस रूट बना रही है, तो जो जो सिस्ट रूट पे प्रेजेंट होगी पेरी एपिकल और रेजिडुअल सिस्ट वो रूट्स पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम जो है वो एनामल के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो तीन सिस्ट हैं जो कि एनामल के ऊपर है, डेंटिडियल सिस्ट, एरप्शन सिस्ट और पैराडेंटिल सिस्ट, वो इनसे बनी होगी, बाकी सारी डेंटिल लैमिना से, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर होगा, अभी कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। मैंने ना इनके आगे भी थोड़ी थोड़ी डिटेल डाल दी थी सो दैट मैं सबको आगे डिस्कस नहीं करूंगी सारी सिस्टम, ठीक है। डेंटिडियल सिस्ट को मैं आगे डिस्कस करूंगी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एरप्शन सिस्ट आपको बस पता होना चाहिए कि एरप्टिंग दांत के साथ एसोसिएटेड होगी, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी। ओके सी को मैं आगे डिस्कस करूंगी। लेटरल पेरिनोटल सिस्ट आपको बस ये पता होना चाहिए वाइटल दांत के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके अलावा आपकी इन्फ्लेमेटरी सिस्ट में पेरिएपिकल सिस्ट जो है ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। रेजिडुअल सिस्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए कि दांत एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद प्रेजेंट होगी, ठीक है। पैराडेंटल आपको पता होना चाहिए कि इरप्टिंग थर्ड मोलर्स के साथ प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी। आगे है जी नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट, इनको मैं आगे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी, जो जितनी यहाँ पर बातें हैं वही वही आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेसोपैराटाइन सिस्ट हार्ट शेप्ड होती है ये पता होना चाहिए, और इंटीरियर मैक्सिला में होती है, इनकी लोकेशन और इनकी शेप वगैरह पता होनी चाहिए, ठीक है। सूडोसिस्ट भी आगे डिस्कस नहीं होंगी, सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट भी आगे डिस्कस नहीं होंगी। अच्छा जी, डेंटिडियल सिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सिनेरियो आता होता है, इसको देख लेते हैं। डेंटिडियल सिस्ट हमने अभी बताया कि आपके अनएरप्टेड दांत के साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। कोई भी दांत हो सकता है, मैंडिबुलर, थर्ड मोलर, केनाइन या सुपर न्यूमरी, कोई भी दांत हो सकता है। उसके ऊपर अगर वो अनएरप्टिंग है तो वो आपका डेंटिडियल सिस्ट होगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ये 20 to 40 ईयर्स में कॉमन है। लोकेशन क्या है, अनएरप्टेड दांत के साथ एसोसिएटेड होती है। सिम्टम्स इसके क्या हैं, ए सिम्टोमेटिक है और पेनलेस स्वेलिंग होगी, ठीक है, और वाइटल दांत के साथ एसोसिएटेड होगी, ठीक है। अब जो स्नेरियो में मेजर बात आती होती है आगे शायद, हाँ, रेडियोग्राफिक फीचर्स में क्या यूनिलोकुलर रेडियोलुसेंसी है, ठीक है। और ये दांत की सिर्फ क्राउन के साथ अटैच्ड होगी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है कि इसमें 2 to 4 लेयर्स सेल्स की थिकनेस होती है, नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम होता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा म्यूकस सेल्स, सीलिएटेड सेल्स होते हैं और इन्फ्लेमेशन। अच्छा, सिनेरियो इसका क्या होता है कि एक पेशेंट आया है, उसकी सिस्ट है, अनएरप्टेड दांत के साथ प्रेजेंट है, और उसका जब हमने लैब किया है तो वो 4 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा उसका प्रोटीन आया है, तो वो कौन सी होगी आपकी डेंटिडियोसिस, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप जब ईशा नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी एक इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ है डेंटिडियोसिस का, और वही पेपर में आता है। ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, नॉर्मल जैसे सिस्ट का ट्रीटमेंट होता है। अगर तो छोटी सिस्ट होती है तो हम उसको ई न्यूक्लिएट कर देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी एक्साइज कर लेते हैं। अगर बहुत बड़ी सिस्ट होती है तो हम उसकी मार्सुपलाइजेशन करते हैं, यानी कि पहले कट लगा के उसको छोड़ देते हैं और फिर एंड पे एक्साइज कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की क्या क्या हो सकती हैं, अगर तो इसको हमने ट्रीट नहीं किया तो इससे क्या होगा, टूथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जॉ एक्सपेंशन हो सकती है, इससे एमिलोब्लास्टोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा बन सकता है। नेक्स्ट इज एरप्शन सिस्ट। एरप्शन सिस्ट में क्या होता है आपकी, एरप्शन सिस्ट में आपकी ये छोटे बच्चों में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो हमने बताया था। और ये एरप्टिंग दांत के साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिसीडुअस इंसाइजर्स में हो सकती है, फर्स्ट परमानेंट मोलर के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और ये ब्लूइश या पर्पलिश कलर की होती है। ओकेसी, ओकेसी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था मैं आगे डिस्कस करूंगी। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट जो होती है ना, ये डेवलपमेंटल सिस्ट है जो कि एग्रेसिव है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बड़ी बड़ी सिस्ट है, और टेंडेंसी टू रिकर, ये बार बार हो जाती है, अगर आप इसको निकाल भी देते हैं ना तो दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये काफी एग्रेसिव है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर इसके क्या क्या हैं, 10 to 40 ईयर्स को अफेक्ट करता है, मेल्स में ये ज्यादा होती है, पोस्टीरियर मैंडिबल में प्रेजेंट होती है, तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। जब भी इसका सिनेरियो आता है ना ओके सी का, तो वो कहते हैं कि
थर्ड मोलर के पीछे प्रेजेंट है, तो ये आपकी पोस्टीरियर मैंडिबल में प्रेजेंट। ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या है, एसिम्टोमेटिक होती है ये भी, ठीक है, सारी सिस्टी एसिम्टोमेटिक होती हैं। टूथ इन्वॉल्वमेंट क्या है कि आपकी टूथ को डिस्प्लेस भी कर सकती है, दांत वाइटल या नॉन वाइटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ये मेजर बात इसकी है कि पोस्टीरियर मैंडिबल में प्रेजेंट हो। ठीक है। रेडियोग्राफिक फीचर्स की क्या है, ये यूनिलोकुलर हो सकती है या मल्टीलोकुलर हो सकती है। वेल डिफाइंड इसके बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। बॉडी या रेमस ऑफ द मैंडिबल में प्रेजेंट होता है, और अनएरप्टेड टीथ के साथ प्रेजेंट। हिस्टोपैथोलॉजी में इसका क्या है, 6 to 8 सेल लेयर थिकनेस होती है, पैराकेराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम होता है, पेरिसेटेड बेसिस सेल लेयर होती है। अच्छा, मेन बात इसमें भी यही है, इसमें प्रोटीन कम होगा, उसमें प्रोटीन डेंटिजस में ज्यादा था, इसमें प्रोटीन कम है। मैंने इसको इस तरह से याद किया है कि जो ओकेसी है वो बड़ी है लेकिन उल्टा है, प्रोटीन उसमें कम है, और जो डेंटिजस है वो छोटी है लेकिन प्रोटीन उसमें ज्यादा है। ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट इसका यही है कि यही सिनेरियो आता है कि एक सिस्ट है जो कि लास्ट टूथ के साथ एसोसिएटेड है, और उसके अंदर प्रोटीन जो है वो कम है, तो ये क्या है, ये ओकेसी है। ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, देखिए, ई न्यूक्लिएशन और मास्कुलाइजेशन तो हर सिस्ट में करेंगे ना, तो इसमें भी ई न्यूक्लियाइजेशन करेंगे, बट इसमें रिकरेंट रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसकी वजह से हम पेरिफेरल ऑस्टेक्टमी भी करेंगे। ठीक है। जो मार्जिन है ना बोन का, फॉर एग्जाम्पल ये सिस्ट है, तो सिर्फ इतनी सी सिस्ट नहीं निकालेंगे, बोन का मार्जिन भी निकालेंगे, ठीक है, ताकि वो दोबारा ना हो। और कॉर्नर सोल्यूशन क्या है, केमिकल कॉटराइजेशन हम कर सकते हैं। कॉर्नर सोल्यूशन क्या है कि वो बोन की कैविटी को केमिकली कॉटराइज कर देगा रेजिडुअल सिस्ट को किल करने के लिए। ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जितना थोड़ा बहुत रह गया वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये हमारा है आखिरी लेक्चर ओरल पैथोलॉजी का। ठीक है। और ओरल पैथोलॉजी का आखिरी लेक्चर में है, अब हम जो चीज़ें रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। बाकी आपने इसके साथ मैंने पहले भी बताया एसके ईशा लोग लाजमी करने हैं, ठीक है, ओरल पैथोलॉजी के लिए, और कॉन्फिडेंट एमसीक्यूज लाजमी करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे बोन लेजन्स। ठीक है। इसमें सबसे पहला एक सिनेरियो आता होता है पेपर में चेरूबिज्म का। ठीक है। चेरूबिज्म इज अ जेनेटिक फाइब्रो ऑशियस डिसऑर्डर है दैट कॉजेज बायलैटरल स्वेलिंग ऑफ द जॉ। ठीक है। इसमें एक सिनेरियो आता होता है, एक पेशेंट आपके पास आया, एक छोटा बच्चा है और उसकी बायलैटरल स्वेलिंग है फेस की, तो वो क्या होगा, चेरूबिज्म होगा। ठीक है। तो ये आता है एक सिनेरियो, ये आपके ईशा नोट्स में भी मेंशन है, तो ये आपने लाजमी याद करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पेगे डिजीज। पेगे डिजीज जो है इसका दूसरा नाम है ओस्टाइटिस डिफॉर्मिस। ठीक है। दूसरे नाम आपने लाजमी याद करने होते हैं, बिकॉज आपके ऑप्शन में हो सकता है पेगे डिजीज दिया हो सकता है उसका दूसरा नाम दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए ये वही है। ठीक है। इसका दूसरा नाम है ओस्टाइटिस डिफॉर्मिस। ठीक है। अनकोऑर्डिनेटेड इंक्रीज इन ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जो बोन की ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है वो अनकोऑर्डिनेटेडली इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है। और इसकी वजह से आपके जो होते हैं लार्जर बट वीकर वीकर बोन होते हैं। ठीक है। इसमें एक्सटेंसिव पेन है, ठीक है, पेन बहुत ज्यादा होता है इसमें। ठीक है। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज हो जाता है, और यूरिनरी हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब इसका जो सिनेरियो आता है वो इसी तरह से आता है कि एक पेशेंट आपके पास आया है, उसकी वीक बोन्स हैं और उसका एएलपी और यूरिनरी हाइड्रोक्सी प्रोक्सीलेज भी ज्यादा है, प्रोलीन भी ज्यादा है। उसके अलावा उसका हेड साइज इंक्रीज हो गया और टाइटनिंग ऑफ डेंचर हो गया, क्योंकि इसमें बोन ज्यादा होती है, बोन ज्यादा बनना शुरू हो जाती है लेकिन वीक होती है वो। ठीक है। तो इसलिए हेड साइज और डेंचर साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई भी सिनेरियो आता है जिसमें होता है पेशेंट डेंचर वेयरर है और उसकी डेंचर वेयर करने की वजह से वो हो गई है, डेंचर टाइटनिंग हो गई है, तो ये क्या होगा, आपका पेगर डिजीज या ऑस्टाइटिस डिफॉर्मिस। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। ठीक है। मेलिग्नेंट लीजन्स जो बोन की होती हैं उसमें एक आदत है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। ये सबसे कॉमन न्यूप्लाज्म है जो कि बोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक होता है कॉन्ड्रोसार्कोमा, नाम से पता चल रहा है कॉन्ड्रोसाइट्स का न्यूप्लाज्म है। ठीक है।
और ये आपके एंटीरियर मैक्सिला को अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्ड्रोसार्कोमा में आपकी जो रेडियोग्राफ है उसमें मोथ ईटन अपीयरेंस होती है। क्या होती है? मोथ ईटन अपीयरेंस। ठीक है, ये याद करने वाली बात। उसके बाद नेक्स्ट इज इविंग सार्कोमा। ये भी बोन का नियोप्लाज्म है, जो कि ज्यादातर यंग पेशेंट्स में होता है। और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? इसमें पेशेंट को फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, इंक्रीज्ड ईएसआर होगा, पेन होगा, रैपिड स्वेलिंग होगी और अल्सर्स बनेंगे। ठीक है, और इसमें भी रेडियोग्राफ पे मोथ ईटन अपीयरेंस होती है या अनियन स्किन। अनियन स्किन का लफ्ज आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये इविंग सार्कोमा है। ठीक है, तो बोनी लेशंस में अभी तक मोनी लेशंस में अभी तक क्या है कि हमने जेरूबिज्म पढ़ा कि बायलेटरल स्वेलिंग होगी, उसके अलावा ओस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा और कॉन्ड्रोसार्कोमा और पैकेट डिजीज, ये चार लेशंस हैं और इनके आते हैं। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट इज वेजिकुलोबुलस डिजीजेस। वेजिकुलोबुलस डिजीजेस में आपकी सबसे पहले आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिकॉइड और पेम्फिगस वल्गैरिस। इन्हीं दो को मैं यहाँ डिस्कस करूंगी बिकॉज इन्हीं दोनों के सिनेरियो आते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड जो है ये आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि सब एपिडर्मल होती है। फॉर एग्जांपल जो स्किन की ऊपर वाली लेयर है ना, एपिडर्मिस, ठीक है, उसके नीचे ये आपका म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड होगा। ठीक है, और उसके नीचे डर्मिस होगा। ठीक है, तो ये सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिजीज है, जिसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लिस्टरिंग ब्लिस्टरिंग होती है, इरोजन होती है और स्कारिंग होती है म्यूकोजल मेम्ब्रेन की। ठीक है, these autoantibodies trigger inflammation and subepithelial blister formation। इसमें सब एपिथेलियल ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है और जिसकी वजह से फाइब्रोसिस और स्कारिंग होती है। अच्छा, मेन जो इसका फीचर है वो ये है कि इसमें नार्कोस्की साइंस जो है वो नेगेटिव होगा। जो पेम्फिगस वल्गैरिस है ना, जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें नार्कोस्की साइन पॉजिटिव है, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड में नेगेटिव है। उसके अलावा इसमें आईजी आईजीए और C3 डेपोजिशन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अच्छा, अब पेम्फिगस वल्गैरिस और म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड में मेन डिफरेंस क्या है? कि जो पेम्फिगस वल्गैरिस होता है ना, आपको पता है कि डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? सेल टू सेल कनेक्शन जो होता है वो डेस्मोसोम्स की वजह से होता है। तो जो पेम्फिगस वल्गैरिस है वो इनको खराब कर रहा होता है, डेस्मोसोम्स को। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्स के बीच में गैप आ जाता है। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड है वो हेमीडेस्मोसोम्स को कर रहा होता है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल्स को अटैच करवा रहा है। ये हेमीडेस्मोसोम्स जो है इनको अटैक कर रहा होता है, जो कि क्या करवाता है कि ये ऊपर वाली लेयर को सेपरेट करवा रहा होता है। ठीक है, तो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड में हेमीडेस्मोसोम्स अफेक्ट हो रही हैं और पेम्फिगस वल्गैरिस में डेस्मोसोम्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज पेम्फिगस वल्गैरिस। पेम्फिगस वल्गैरिस भी ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड थी। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं डेस्मोग्लीन। मैंने बताया था ना कि डेस्मोसोम्स को अफेक्ट करते हैं, तो डेस्मोग्लीन जो है, जो कि डेस्मोसोम्स को होल्ड कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। दिस कॉजेज ब्लिस्टिंग एंड इरोजन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसकी वजह से क्या होता है? एकैंथोलिसिस होती है। एकैंथोलिसिस मतलब सेल टू सेल कनेक्शन, यानी कि डेस्मोसोम्स का इशू हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें नार्कोस्की साइन जो है वो पॉजिटिव होता है और आईजीजी और C3 फिश नेट पैटर्न में प्रेजेंट होता है। आप सिनेरियो में यही देते हैं कि एक पेशेंट आया है, उसको ब्लिस्टर्स हैं और उसके उसमें हमने जब देखा है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, जब देखा है तो आईजीजी और C3 प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा? पेम्फिगस वल्गैरिस। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइट लेशंस। व्हाइट लेजन्स जो है उसमें सबसे पहले आती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, इसका सिनेरियो बहुत कॉमन है और ये इस फॉर्म में आता होता है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव पोटेंशियली मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस होता है इसमें ओरल कैविटी का, और रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग होती है। जब भी ये आपके पास सिनेरियो आएगा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का, तो उसमें क्या होगा कि माउथ ओपनिंग जो होगी वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी और ओरल कैंसर का रिस्क होता है इसमें। ठीक है, और ये क्यों होता है? बीटल नट चूइंग की वजह से होता है।
नेक्स्ट इज लाइकन प्लैनेस। लाइकन प्लैनेस जो होता है वो टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी ठीक है। और इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक रेटिकुलर लाइकन प्लैनेस होता है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, इसके अंदर विकम स्ट्राया बनते हैं, ठीक है। आपको मेन मेन फीचर्स पता होने चाहिए। विकम स्ट्राया का लफ्ज आएगा तो लाइकन प्लैनेस आपके माइंड में आना चाहिए। विकम स्ट्राया होता क्या है? इस तरह से बैंड्स बनते हैं ओरल म्यूकोजा में, ठीक है, तो इसको कहते हैं विकम स्ट्राया। इरोसिव लाइकन प्लैनेस भी हो सकता है जिसमें रेड एरियाज होंगे जो कि अल्सरेशंस कॉज करेंगे। प्लाक लाइक लाइकन प्लैनेस होता है। पेप्यूलर भी हो सकता है जिसमें पेप्यूल्स बनते हैं, और बुलस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में से सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है जो कि सिफिलिस है, ठीक है। सिफिलिस आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये किससे हो रही है? बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। और ये आपकी डिफरेंट क्लिनिकल स्टेजेस होते हैं उसमें ट्रांसमिट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टेज, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। प्राइमरी जो प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है? 3 वीक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, यानी कि जब आपको इन्फेक्शन लगती है उसके 3 वीक्स के बाद प्राइमरी सिफिलिस होता है। इसमें आपका पेनलेस अल्सर बनता है एट द साइट ऑफ इनओकुलेशन, ठीक है। किसी भी जगह पे अल्सर्स बन सकते हैं जो कि पेनलेस होंगे, और लिम्फेडिनोपैथी होती है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके 3 to 6 वीक तक रहते हैं अल्सर्स, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी होगा। जब भी आपको दिया होगा ना कि अल्सर्स हैं पेशेंट के मुंह में, तो आपको बताना चाहिए प्राइमरी सिफिलिस का फीचर है। सेकेंडरी 4 to 10 वीक्स में होगा। प्राइमरी 3 वीक्स में हो रहा था ना, 4 to 10 वीक्स में सेकेंडरी होगा। और इसमें ना कैंकर बनता है, और इसमें जो है सिस्टेमिक स्प्रेड होता है, यानी कि स्किन पे रैशेस बनेंगे, और म्यूकस पैचेस होंगे, और उसके अलावा कंडाइलोमा लेटा और जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। ये चीजें इसमें होंगी सेकेंडरी सिफिलिस। नेक्स्ट है जी टर्शी सिफिलिस। टर्शी सिफिलिस में आपका क्या होता है? बहुत लेट ही होगा, मतलब 5 से 30 साल मतलब बाद होगा, ईयर्स के बाद होता है ये, ठीक है। और इसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सीएनएस इन्वॉल्व हो सकता है उसमें, टेप डॉर्सैलिस हो सकता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस हो सकता है, एन्यूरिज्म बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें गमा बनता है, ठीक है। गमा इसका मेन फीचर है, जिसमें सॉफ्ट मैसेज बनते हैं स्किन के ऊपर। तो 1 में क्या हुआ आपका? गम अल्सर्स बने। सेकंड में आपका क्या हुआ कि सिस्टमिक सिम्टम्स आए। टर्शियरी स्टेज में आपका क्या हुआ? गमा बना, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजेनिटल सिफिलिस। कंजेनिटल सिफिलिस क्या होता है? जो मदर से फीटस को लगता है, ठीक है। इसमें क्या है? अर्ली साइंस इसमें यही होते हैं, नेजल डिस्चार्ज होता है, रैशेस होते हैं, और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होता है, ठीक है। और लेट साइंस इसमें क्या होते हैं कंजेनिटल सिफिलिस के? ये इंपॉर्टेंट है। हंचिंसंस ट्रायड होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? हंचिंसंस टीथ होते हैं। हंचिंसंस टीथ क्या होते हैं कि इंसाइजर जो होंगे ना वो स्क्रू ड्राइवर शेप्ड होंगे, ठीक है। और जो आपके मोलर्स होते हैं वो मलबरी मोलर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो इस तरह से होंगे, ठीक है। डिफरेंट सी शेप होती है, तो इंसाइजर स्क्रू ड्राइवर शेप है, और मलबरी मोलर्स हैं। इंटरस्टिशियल केराटोसिस है, और सेंसरी न्यूरल डेफनेस है। ये 3 इसके ट्राइड में आते हैं। क्या क्या चीजें? इंटरस्टिशियल केराटाइटिस हो रहा है, केराटाइटिस हो रहा है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो रही है, और हंचिंसंस इंसाइजर्स, ठीक है। ओके।